विशाल कुनलुन क्षेत्र ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, संसाधनों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। छिपे हुए खतरे हर जगह छिपे हुए थे। कोई किसी भी समय चाल चल सकता है। अर्जुन देव को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि स्काई डोम लोग के उनके ये दो अच्छे दोस्त साधना के कठिन रास्ते पर आ जाएंगे। अगर वह मदद कर सकता था तो वह ऐसा करेगा। अभी भी लगभग 10 दिन और थे जब वह अपना मासिक वजीफा ले सकता था। अर्जुन देव ने इस अवसर का लाभ उठाकर एक चरम लेट स्टेज अवर ग्रेड मार्शल मोना के रूप में अपनी खेती को मजबूत किया। अर्जुन देव ने दिन भर बिजली कृपाण प्रकाश के सागर को समझने में बिताया। लाइटनिंग कृपाण प्रकाश के सागर की ताकत एक स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीक के बराबर थी। जब उसने इसे तलवार की चाल से कृपाण की चाल में बदल दिया, तब भी कई खामियां थी। कुछ वास्तविक लड़ाइयों के बाद अर्जुन देव ने उनमें से कुछ की खोज पहले ही कर ली थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन देव ने सी ऑफ लाइटनिंग सेबर लाइट की कई खामियों में सुधार किया। इसके अलावा उन्होंने इसमें अपनी कई चीजें जोड़ी। अर्जुन देव की वज्र अवस्था में अमरता की स्थिति थी, जो दूसरों से भिन्न थी। यदि वह इसे पूरी तरह से एकीकृत कर सकता है तो उसकी कृपाण तकनीक की ताकत और भी मजबूत होगी। अमर 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 क्या था? 1000 साल नहीं, 10,000 साल नहीं, बल्कि शाश्वत अमरता। अर्जुन देव ने थंडर किंग वैली में गड़गड़ाहट की इच्छा के बारे में सोचा, जो 1000 वर्षों से बिना शक्ति में कमी के घूम रही थी। यहां तक कि एक मार्शल ऋषि भी इसकी तीक्ष्णता प्रदर्शित करने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई आसानी से कल्पना कर सकता है कि अमरता की शक्ति कितनी शक्तिशाली थी। आंगन के अंदर अर्जुन देव ने मन ही मन बुदबुदाया। लाइटनिंग कृपाण प्रकाश का सागर 3 भागों में बंटा हुआ है। पहला भाग कृपाण छविया है, जो मुख्य रूप से प्रकाश शब्द को दर्शाती है। जब कृपाण की रोशनी आकाश में भर जाती है तो दुश्मन को असली और नकली को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। मैं कमोबेश इस हिस्से के साथ कर चुका हूं। दूसरा भाग वसीयत से बना बिजली का समुद्र है। मुझे अभी भी अमरता की इच्छा को इसमें विलय करने के लिए कुछ समय चाहिए। अंतिम कदम अप्रत्याशित है। इस कदम के सार के रूप में वरिष्ठों ने इसे पहले ही उस बिंदु तक सिद्ध कर लिया है जहां इसे और अधिक सिद्ध नहीं किया जा सकता है। मुझे किसी और तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। दरअसल इस कदम को पहले से ही सही कहा जा सकता है। यह निश्चित रूप से मूल संस्करण से नीच नहीं था। यह सिर्फ इतना था कि अर्जुन देव इसे और भी मजबूत बनाने के लिए अपनी विशेषताओं का उपयोग कर रहे थे। 10 दिन बाद आंगन में हजारों बार सी ऑफ लाइटनिंग सेबर लाइट कृपाण लाइट को निष्पादित करने के बाद अर्जुन देव को आखिरकार कुछ समझ में आया। अर्जुन देव आंगन में कूद गया। जैसे ही कृपाण की रोशनी जलती है, उसने अपनी कृपाण को 7 बार घुमाया। प्रत्येक कृपाण हड़ताल कृपाण प्रकाश के 7 किस्में में विभाजित हो गई। इसने 49 कृपाण रोशनी बनाई, जिन्हें असली और नकली के बीच अंतर करना मुश्किल था। यह पहले की तुलना में 2 गुना था। एक पल में आंगन में कृपाण की रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी। इलेक्ट्रिक कृपाण प्रकाश का हर किनारा चमकदार सूरज की तरह चमकदार और देदीप्यमान था, जो सभी की आंखों को चकाचौंध कर रहा था। हालांकि एक पल में कृपाण की रोशनी बिना किसी निशान के गायब हो गई। इससे सभी को उस देदीप्यमान कृपाण प्रकाश की प्रामाणिकता पर संदेह हुआ। अगले ही पल अचानक हवा में बिजली का समुद्र बन गया। बिजली का समुद्र विशाल नहीं था, लेकिन इसने एक शाश्वत और अविनाशी आभा उत्पन्न की जिससे इसे तोड़ना और भी कठिन हो गया। शिव, बिजली का समुद्र गायब हो गया और कृपाण प्रकाश का एक किनारा बाहर निकल गया। इसकी आश्चर्यजनक रूप से तेज गति के अलावा इसमें एक अथाह प्रक्षेप वक्र भी था। इस कृपाण हड़ताल और पिछले वाले के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि इसने बिजली के समुद्र की अमर आभा को जारी रखा। यह स्पष्ट रूप से महसूस किया गया कि कृपाण प्रकाश का वह किनारा सैकड़ों या हजारों वर्षों से अस्तित्व में था।
जो एक विशाल और प्राचीन आभा देता था। इस कृपाण प्रकाश ने इस मार्शल तकनीक को उदात करते हुए एक महान गुरु की हवा प्राप्त की। असीम कृपाण छवियां, बिजली का अमर समुद्र, रहस्यमय कृपाण प्रकाश। अर्जुन देव ने अपने मन में असीम आनंद महसूस करते हुए एक ही बार में 3 चरणों को पूरा किया। अर्जुन देव के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। उसने अपनी कृपाण म्यान की और बुदबुदाया, मैं आखिरकार सफल हो गया। भविष्य में इस कृपाण हड़ताल को घोस्टली इमेज चौक कहा जाएगा। अमर भूतिया छवि चौक जो मेरा है। अर्जुन देव। लाइटनिंग कृपाण प्रकाश के सागर को भूतिया छवि चौक में परिपूर्ण करना अर्जुन देव की ताकत को 20% तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। अब इस कदम में अंततः स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीक की कुछ ताकत थी। ऋषि दीपक में वरिष्ठ ने एक बार कहा था कि इस कदम की ताकत लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि किसी की ताकत तब तक बढ़ती जाती है जब तक कि ये अपने चरम पर नहीं पहुंच जाता। जब निष्पादित किया जाता है तो आकाश हजारों 3 किलोमीटर लंबी तलवार की रोशनी से भर जाता है। उन्होंने जो आग का समुद्र बनाया वो आधा आकाश जला सकता था। एक तलवार के प्रहार की शक्ति आकाश को फाड़ सकती है। अर्जुन देव इस बात पर मोहित हो गए। इस कदम पर इतने दिन बिताने के बाद उसने इसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं किया था। एक और 5 दिनों के बाद अर्जुन देव की चरम लेट स्टेज अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क खेती अकेले स्पिरिट वेन की उत्पत्ति का आनंद लेने के बाद एक अड़चन पर पहुंच गई थी। वो अब और आगे नहीं बढ़ सकता था। बैंगनी क्विंटेसेंस तरल की 99 बूंदें अर्जुन देव के डेंटिन के ऊपर तैर रही थी। वे एक भारी रोशनी से चमक रहे थे। अर्जुन देव की साधना विशाल और घनी थी। अर्जुन देव ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक निराकार बाधा उसे रोक रही है। बैरियर की कोमलता के बीच एक अत्यंत मजबूत दृढ़ता थी। इसे तोड़ना बेहद मुश्किल होगा। कुछ बार जांच करने के बाद अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और कहा, शीर्ष योगदान से 10 मेडल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती शायद पर्याप्त नहीं है। इसे देखते हुए अर्जुन देव को अड़चन को तोड़ने के लिए पर्याप्त मेडल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। रहने भी दो, मुझे पहले जाकर अपना वजीफा लेना चाहिए। अधिक से अधिक मैं कुछ और 3000 बिंदु मिशन लूंगा। इसमें बस कुछ समय लगेगा। चूंकि वह आज अपना वजीफा ले सकता था, इसलिए अर्जुन देव ने जाने से पहले अपने कपड़े धोए और साफ किए। रास्ते में अर्जुन देव कई आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों से मिले। जब उन्होंने अर्जुन देव को देखा तो वे तुरंत बहुत दूर चले गए। उनकी आंखों में डर और भय दिखाई दिया। आधे महीने पहले अर्जुन देव ने आंतरिक संप्रदाय के 5 गुटों के नेताओं के साथ युद्ध किया और उन 5 को अकेले ही हरा दिया। फिर उसने रमन को जबरदस्ती हरा दिया, जिसने उस पर चुपके से हमला कर दिया। आंतरिक संप्रदाय में अर्जुन देव की प्रसिद्धि अद्वितीय थी, जो रहस्यमय सरद को पकड़ रही थी। उस समय अर्जुन देव बहुत निर्णायक और निर्दयी थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 5 लोगों के हाथ तोड़ दिए थे। हाल ही में खबर आई थी कि अर्जुन देव ने सारद को कंट्रीब्यूशन रैंकिंग से बाहर कर दिया है, जिससे वह तूफान की चपेट में आ गए हैं। कई लोग अंदाजा लगा रहे थे कि अर्जुन देव और सरद का मैच कब होगा। अर्जुन देव की तरह आंतरिक संप्रदाय के सरद हमेशा अकेले ही काम करते थे। हालांकि किसी ने भी उसके लिए परेशानी तलाशने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुशल और अन्य 4 को भी उसके हाथों नुकसान हुआ था। आमतौर पर उन दोनों को अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना पसंद नहीं था। हालांकि वे दोनों गर्व और हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। जैसा कि कहा जाता है, एक पहाड़ 2 बाघों को पकड़ नहीं सकता। उन दोनों के बीच लड़ाई आवश्यक और अपरिहार्य थी। आंतरिक संप्रदाय में केवल एक शीर्ष शिष्य हो सकता है। जब अर्जुन देव ने अपने चारों ओर टाल-मटोल निगाहों को देखा, तो वो पहले से ही इसका आदी था। उसने इन लोगों की फुसफुसाहट की परवाह नहीं की। जब अर्जुन देव ने विशाल हॉल में प्रवेश किया जहां उन्होंने अपना वजीफा इकट्ठा किया,
तो उन्होंने कई लोगों को घूमते देखा। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य अपना वजीफा लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब अर्जुन देव ने एक कोना देखा तो वह लापरवाही से वहां से चला गया। जैसे ही वह चला गया, उसने एक नीले वस्त्र वाले तलवारबाज को पीछे छोड़ दिया। एक दूसरे को कुछ शरीर की लंबाई से गुजरने के बाद दोनों रुक गए और एक दूसरे के बारे में कुछ असाधारण महसूस किया। फिर वे उसी समय घूम गए। अर्जुन देव ने इस व्यक्ति की ओर देखा। नीले वस्त्र पहने तलवारबाज मध्यम कद का था और बहुत पतला था। उसका चेहरा कठोर था। पतले होंठ और तेज भौहें ऐसी लगती थी जैसे वे नक्काशीदार हों। वो बहुत साफ सुथरा लग रहा था। उसकी काली आंखों में एक शक्तिशाली तलवार का इरादा था जो झरने की तरह छिपा हुआ था। बस एक नजर के साथ भयानक तलवार का इरादा फूट पड़ेगा। इस व्यक्ति की साधना प्रारंभिक चरण के सुपीरियर ग्रेड मार्शल सम्राट तक पहुंच गई थी, जिससे अर्जुन देव पर हल्का दबाव पड़ गया था। अवचेतन रूप से अर्जुन देव ने इस व्यक्ति की तुलना सच्चे उत्तराधिकारी रॉबिन एयर से की, जिनसे वो पहले मिले थे। उन्होंने पाया कि ये व्यक्ति रॉबिन एयर से बहुत कमजोर नहीं था। वो बेहद मजबूत था। अर्जुन देव पर इतना दबाव डालने के लिए आंतरिक संप्रदाय में कौन ऐसा साधना कर सकता है? जवाब स्पष्ट था। शरद के अलावा यह कोई और नहीं हो सकता था। जैसे ही अर्जुन देव ने शरद को आकार दिया, दूसरे पक्ष ने भी उसे आकार दिया। अंत में शरद ने एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान प्रकट की और कहा, सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव, बुरा नहीं है, मैं आखिरकार आज आपसे मिलता हूं। शिव। शरद के बोलने के ठीक बाद उसकी आंखों में तलवार का इरादा अर्जुन देव पर गोली चलाने वाले दो नुकीले ब्लेड की तरह हो गया। तलवार का इरादा हवा में गूंज रहा था, जिससे एक गुंजयमान मन भावन ध्वनि निकल रही थी। अर्जुन देव की निगाहें डूब गई और उनकी आंखों में कृपाण का इरादा बिना किसी डर के टकरा गया। उनका सही 60% समझ वाला कृपाण इरादा भी एक अविश्वसनीय रूप से तेज ब्लेड में बदल गया, क्योंकि उसने शरद को देखा। डांग डांग डांग, दो मधुर खनखनन हवा में गूंज उठे। ये ऐसा था जैसे असली हथियार हवा में तीव्रता से टकरा रहे हों। जैसे ही दोनों आपस में भिड़ गए, हॉल में तेज हवा चली, जिससे उनके कपड़े लगातार लहराने लगे। हवा में मजबूत तलवार का इरादा और कृपाण का इरादा फैल गया। हॉल में अपना वजीफा प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे शिष्यों के हथियार एक ही समय में कांप उठे। कुछ शिष्यों ने समय पर अपनी तलवारें या कृपाण पकड़ने का प्रबंधन नहीं किया। उनके हथियार अपने म्यान से उड़ गए और हॉल के चारों ओर उड़ गए। इस तरह के एक सीन ने तुरंत सभी का ध्यान शरद और अर्जुन देव की ओर खींच लिया। वे दोनों वास्तव में भिड़ गए। मुझे पता था, वे निश्चित रूप से लड़ेंगे। उन्होंने कहा, अर्जुन देव वास्तव में मजबूत है। यहां तक कि जब शरद के 70% समझ में आने वाले तलवार के इरादे का सामना करना पड़ा, तो उसने बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिया। सभी के चेहरे पर तुरंत उत्साह दिखाई देने लगा। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन देव तुरंत नुकसान में नहीं पड़े, तो वे और भी आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि फिर भी वे दोनों के बीच मैच के लिए प्रत्याशा से भरे हुए थे। अगर अर्जुन देव शुरू से ही हार जाते हैं तो कोई मजा नहीं होगा। शरद की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। हॉल में गंभीर होना उसके लिए सुविधाजनक नहीं था, इसलिए उसने अपनी तलवार का इरादा वापस ले लिया। उसके होठों के कोने मुड़ गए क्योंकि उसने उदासीनता से कहा, एक आदर्श 60% समझ वाला कृपाण इरादा। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पास मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास है। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है। आप अपने दम पर हैं। ऐसा कुछ न करें कि आपको जीवन भर पछताना पड़े। शरद के बोलने के बाद उन्होंने अर्जुन देव के जवाब का इंतजार नहीं किया। वो मुड़ा और हॉल की ओर चल दिया। शुरू से अंत तक शरद को अर्जुन देव की कोई परवाह नहीं थी। अर्जुन देव की जांच करने के बाद
उन्हें लगा कि बहुत अधिक बोलना उनके नीचे है। जैसे ही अर्जुन देव ने सरत को जाते हुए देखा, उनके हाव भाव गंभीर हो गए। सारथ वास्तव में था जैसा कि अफवाहों में कहा गया था। उसका दिल आकाश से भी ऊंचा था और वो हर किसी को अपने नीचे मानता था। दूर से देखने पर अर्जुन देव ने हॉल के बाहर 4 लोगों को सरत का इंतजार करते हुए पाया। इन 4 लोगों के चेहरे पर कठोर भाव थे, अलग थलग और अलग थलग दिख रहे थे। किसी ने भी उनसे 100 मीटर के भीतर जाने की हिम्मत नहीं की। जब उन्होंने उन्हें दूर से देखा तो वे सभी ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनका अभिवादन किया। अपने पदकों के आधार पर वे सभी सच्चे उत्तराधिकारी थे। सरत को आते देखकर चारों ने अपनी स्थिति कम कर दी और दूर जाने से पहले कुछ देर उसके साथ विनम्रता से बातचीत की। सारथ वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरता है। यहां तक कि सच्चे उत्तराधिकारी वरिष्ठ भाई हुआ उनके प्रति बहुत विनम्र है। जब हॉल में मौजूद शिष्यों ने ये दृश्य देखा तो उन सभी ने ईर्ष्यापूर्ण भाव प्रकट किए। जब उन्होंने अर्जुन देव को देखा तो उन सभी को लगा कि भले ही अर्जुन देव इस समय सुर्खियों में है, फिर भी उनकी तुलना सरत से नहीं की जा सकती है। जहां तक अर्जुन देव की बात है तो वो कुछ और ही सोच रहे थे। सरत पिछले महीने अचानक संप्रदाय में वापस आ गया था क्योंकि उसे सच्चे उत्तराधिकारियों द्वारा बुलाया गया था। अर्जुन देव को नहीं पता था कि क्या ये मामला शरद के 3000 अंशदान पॉइंट मिशन को छोड़कर पहली रैंक छोड़ने के फैसले से जुड़ा है। इसमें एक बहुत बड़ा फायदा छिपा होना था। दुर्भाग्य से अर्जुन देव अकेले थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना जिज्ञासु था, वह सच्चे उत्तराधिकारियों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। हॉल के बाहर आकाश में ऊंचा हाउटियन संप्रदाय के अन्य 4 सच्चे उत्तराधिकारियों ने सरत के समूह को जाते हुए देखा। उनके हाव भाव गंभीर हो गए। इन चारों में से अर्जुन देव ने 2 को पहचाना, रॉबिन एयर और चहल। रॉबिन एयर की अर्जुन देव के साथ कुछ दोस्ती थी। चहल ने अपने दाहिनी ओर एक काले कपड़े पहने युवक को देखा और कहा, वरिष्ठ भाई अरोड़ा, ऐसा लगता है कि बादल हेगड़े और अन्य लोग वास्तव में सरत को खोजने गए थे। हम अब खतरे में हैं। परिवार के नाम अरोड़ा के साथ काले कपड़े पहने आदमी ने धीरे से आह भरी। सरत की ताकत के साथ वह पूरी तरह से आंतरिक संप्रदाय में सबसे मजबूत होने का हकदार है। वह अधिक से अधिक 1 वर्ष में सच्चा वारिस बन जाएगा। उनकी मदद से हमारे और बादल हेगड़े के बीच का संतुलन टूट जाएगा। हम आंतरिक शिष्यों में से एक को भी क्यों नहीं ढूंढते? चारों में से एकमात्र नाजुक महिला ने धीरे से कहा। काले कपड़े पहने आदमी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, कहना आसान है। हम एक छोटी रैंक 8 स्पिरिट बीस्ट को मारने जा रहे हैं। हम कितना भी कचरा भेज ले, वे केवल खुद को मौत के घाट उतार रहे होंगे। वे और भी परेशानी का कारण बन सकते हैं। दूसरों ने इसके बारे में सोचा और सहमत हो गए। सिर्फ एक छोटी रैंक 8 स्पिरिट बीस्ट की आभा कुछ लोगों को डरा सकती है। समय आने पर वे घबरा जाते और इसकी देखभाल के लिए अपना ध्यान विभाजित करना पड़ता था। किसी को न भेजना ही बेहतर था। बस इसी समय रॉबिन एयर ने किसी के बारे में सोचा। उन्होंने कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो हमारी मदद करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि उसकी साधना कम है, फिर भी उसका भौतिक शरीर मजबूत है। इसके अलावा उसने मोनाक ब्लड ग्रास का सेवन किया और वह एक छोटी रैंक 8 स्पिरिट बीस्ट की आभा से नहीं डरेगा। कौन? रॉबिन एयर के शब्दों ने अन्य 3 लोगों की रुचि को बढ़ा दिया। वे रॉबिन एयर को देखे बिना नहीं रह सके। उन्होंने अपना अधिकांश समय खोज और खेती में बिताया। वे आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। आत्मा मोती इकट्ठा करना, आत्मा मोती इकट्ठा करना अभी भी बहुत कम है। वजीफा मिलने के बाद अर्जुन देव बुदबुदाया। योगदान रैंकिंग की पहली रैंक को 1 मिलियन सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 100 अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती और 10 मेडल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती प्राप्त होंगे। सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती अब अर्जुन देव के लिए बहुत मददगार नहीं होंगे क्योंकि उनकी खेती एक अड़चन तक पहुंच गई थी।
अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती की तुलना में औसत दर्जे का ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती बहुत अधिक कीमती थे। न केवल उन्हें अधिक स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता थी, बल्कि उन्होंने एक मार्शल ऋषि की मूल ऊर्जा को भी समाप्त कर दिया। नियमित मार्शल ऋषियों के पास अब मिडिल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग पल्स को परिष्कृत करने की ताकत नहीं थी। केवल सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि या पीक मार्शल ऋषि ही मिडिल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग पल्स को परिष्कृत कर सकते हैं। सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि और शिखर मार्शल ऋषियों को रैंक 9 संप्रदाय का मुख्य आधार माना जाता था। किसी भी संप्रदाय में उनमें से बहुत अधिक नहीं होंगे। आमतौर पर उनका मुख्य कार्य संप्रदाय की रक्षा करना, हाउटियन प्रांत की स्थिरता बनाए रखना और मजबूत स्पिरिट बीस्ट्स, ढीले काश्तकारों और राक्षसी आपदाओं को आक्रमण करने से रोकना था। 100 मिडिल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग पल्स को परिष्कृत करने के लिए हर महीने समय बिताना पहले से ही बहुत अच्छा था। हजारों आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों का उल्लेख नहीं करने के लिए 9 सच्चे उत्तराधिकारियों के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। कोई आसानी से कल्पना कर सकता है कि संप्रदाय में मिडिल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती कितने कीमती थे। यदि कोई उन्हें संप्रदाय के बाहर खरीदना चाहता है तो उसे आसमान छूती कीमत चुकानी होगी। मैं फिर से पहली रैंक के लिए लड़ूंगा। 20 मिडिल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती मेरे लिए एक सफलता बनाने के लिए पर्याप्त होंगे। अर्जुन देव की आंखों में एक दृढ़ भाव चमक उठा। भले ही सरथ ने उसे धमकी दी हो, वो परवाह नहीं करेगा। उन्होंने अर्जुन देव को कभी प्रतिस्पर्धा का डर नहीं था। अर्जुन देव जब अपने आंगन में लौटे तो दरवाजे पर 4 आकृतियों को गपशप करते हुए देखकर हैरान रह गए। उन सभी की आभा अथाह थी। उनकी खेती अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। भले ही उन्होंने अपनी आभा वापस ले ली, लेकिन उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था। अर्जुन देव बता सकते थे कि वे असाधारण थे। अर्जुन देव की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी जब वह चारों के पास गया। फिर उन्होंने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा, अर्जुन देव वरिष्ठ भाइयों को नमस्कार करते हैं। यह संप्रदाय का शिष्टाचार था। जब कोई सच्चे उत्तराधिकारी से मिलता है तो उसे सम्मान दिखाना पड़ता है। नियमों के अनुसार सम्मान दिखाने के लिए न केवल मुट्ठी भर की सलामी देनी होती थी, बल्कि झुकना भी पड़ता था। अर्जुन देव को मन ही मन गर्व महसूस हुआ। हालांकि चारों उससे अधिक मजबूत थे, लेकिन वे उस बिंदु तक नहीं पहुंचे थे जहां उसे झुकना पड़े। चहल ने जब अर्जुन देव का रूप देखा तो उनकी आंखों में एक शानदार रोशनी चमक उठी। वह मुस्कुराया और कहा, जूनियर भाई रॉबिन, आपने हमें सस्पेंस में रखा। तो आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। 2 महीने पहले चहल की मुलाकात एक बार अर्जुन देव से हुई थी। उस समय अर्जुन देव एक प्रारंभिक चरण के अवर ग्रेड मार्शल सम्राट थे। इसके अलावा उनकी सर्वोत्कृष्टता बेहद अस्थिर थी, बिल्कुल भी घनी नहीं थी। चहल को केवल एक चीज याद थी, जो अर्जुन देव के भौतिक शरीर की ताकत थी। अर्जुन देव युद्ध क्षेत्र के रमन के साथ आमने सामने भिड़ने में सफल रहे थे। हालांकि बस इतना ही, अर्जुन देव की साधना में सुधार बहुत प्रभावशाली नहीं था। कुनलुन क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी और उसके पास मार्शल सम्राट की अड़चन को तोड़ने के लिए आत्मा इकट्ठा करने वाले मोती थे। तार्किक रूप से बोलते हुए एक नियमित प्रतिभा 2 महीने में मिडिल ग्रेड मार्शल मोना के लिए आगे बढ़ने में सक्षम होगी। हालांकि अर्जुन देव केवल अवर ग्रेड मार्शल सम्राट थे। केवल इतना कहा जा सकता है कि अर्जुन देव की साधना में प्रतिभा अधिक नहीं थी। इसलिए चहल ने अर्जुन देव के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कुछ और नहीं कहा। चारों में से एकमात्र नीला पहने लड़की भी थोड़ा भौहें चढ़ा रही थी। उसने कहा, जूनियर ब्रदर रॉबिन, भले ही इस व्यक्ति ने मोनार्क ब्लड ग्रास और ड्रैगन मैरो की आधी बूंद का सेवन किया हो, फिर भी उसकी खेती बहुत कमजोर है। वह शायद एक छोटी रैंक 8 स्पिरिट बीस्ट की रक्षा को नहीं तोड़ सकता है। हालांकि समूह का नेतृत्व करने वाले काले कपड़े पहने युवक चुपचाप अर्जुन देव को घूर रहे थे।
उसकी काली आंखों में एक आध्यात्मिक प्रकाश टिमटिमा रहा था, जैसे कि उसने कुछ खोज लिया हो लेकिन बहुत निश्चित होने की हिम्मत नहीं की। ये सुनकर अर्जुन देव कुछ उलझन में पड़ गए। कौन सी चोटी रैंक 8 स्पिरिट बीस्ट? क्या कम खेती? इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। चूंकि दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं कहा तो अर्जुन देव ने पूछा नहीं। वह केवल शांति से उनके जारी रहने का इंतजार कर रहा था। अचानक काले कपड़े पहने युवक, जो लंबे समय से चुप था, ने कहा, अर्जुन देव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने अपनी सर्वोत्कृष्टता को 2 बार परिष्कृत किया जब आप एक हीन श्रेणी के मार्शल सम्राट थे, है ना? जैसे ही काले कपड़े पहने युवक ने यह कहा, बाकी 3 चौंक गए। उन्होंने एक बार फिर अर्जुन देव को आकार दिया। उनकी निगाहें अविश्वास से भर गई। यदि अर्जुन देव ने क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन करने से पहले एक बार अपनी सर्वोत्कृष्टता को परिष्कृत किया, तो उसे एक दिल दहला देने वाला दर्द होगा जो उसे मार सकता है। प्राचीन काल से ऐसे कई लोग थे जिन्होंने 2 बार अपनी सर्वोत्कृष्टता को परिष्कृत करने का साहस किया था। हालांकि जो लोग इसे सहन कर सकते थे वे बहुत कम और बहुत दूर थे। इसके अलावा उनकी उपलब्धियां शानदार थी, युगों युगों में नायक बनती रही। चूंकि दूसरा पक्ष बता सकता था, अर्जुन देव के पास इससे इनकार करने का कोई कारण नहीं था। उसने स्वीकृति में धीरे से सिर हिलाया। वास्तव में काले कपड़े पहने युवक ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, उस स्थिति में आपकी खेती एक चरम मेडियल ग्रेड मार्शल सम्राट के बराबर होनी चाहिए। अपने भौतिक शरीर में जोड़कर आपको एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सम्राट के खिलाफ अपनी पकड़ बनाने में सक्षम होना चाहिए। चहल ने अपनी आंखों में कुछ संदेह प्रकट किया। उसे अभी भी विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, छोटे भाई अर्जुन, अगर मैं तुम्हारी परीक्षा लूं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? काले कपड़े पहने युवक ने गहरी सोच में प्रवेश किया। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, जूनियर भाई अर्जुन, अगर आप चहल से एक चाल प्राप्त कर सकते हैं तो हम आपको एक महान अवसर देंगे। अर्जुन देव के पास पहले से ही अपनी साधना और भौतिक शरीर था। हालांकि चाहे कुछ भी हो, वो कितनी ताकत ला सकता था, ये महत्वपूर्ण था। चारों में शामिल रॉबिन एयर ने भी अर्जुन देव पर आंख मारते हुए संकेत दिया कि उन्हें इस मौके का सदुपयोग करना चाहिए। भले ही ये एक अवसर था या नहीं, अर्जुन देव अगली हथेली के प्रहार से गंभीरता से निपटने के लिए तैयार थे। अर्जुन देव ने लंबे समय से सच्चे उत्तराधिकारियों की प्रसिद्धि के बारे में सुना था। वो लंबे समय से उनसे लड़ना चाहता था। छोटे भाई अर्जुन, मैं इस हथेली के प्रहार के लिए अपनी शक्ति का केवल 30% ही उपयोग करूंगा। जब तक आप वापस नहीं खटखटाते हैं, तब तक इसे वैसे ही समझें जैसे आप इसे प्राप्त कर रहे हैं। चहल ने अर्जुन देव की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा। चहल एक अंतिम चरण के सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क थे। उन्होंने पहले 3 बार क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन किया था। इसके अलावा वे सभी महंगी सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल्स थी। अपने क्विंटेसेंस को 3 बार परिष्कृत करने के बाद यह बेहद तेज स्तर पर पहुंच गया था। उसकी सर्वोत्कृष्टता की मोटाई और भी भयानक थी। यहां तक कि अगर चहल ने अपनी ताकत का केवल 30% उपयोग किया तो वह जो सर्वोत्कृष्टता लाए वो एक मेडियल ग्रेड मार्शल सम्राट के बराबर होगी। हालांकि चहल की जरूरतें अधिक नहीं थी। जब तक वह वापस नहीं खटखटाया गया तब तक यह ठीक रहेगा। कहने का तात्पर्य यह था कि कुछ कदम पीछे हटना अभी भी स्वीकार्य था। अर्जुन देव ने अपने दिल में कुछ प्रत्याशा महसूस की। उसने गंभीर भाव से सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ भाई वांग, अपनी चाल चलो, आ रहा है। चहल ऊर्जा को जमा करने या क्यूई को संघनित करने की किसी भी प्रक्रिया से नहीं गुजर रहा था। उसने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और उसकी आभा फूट पड़ी। उसकी हथेली ने जेड जैसी चमक छोड़ी। चहल एक तीर की तरह चला गया क्योंकि उसने अपने सामने हवा को फाड़ दिया। 2 तेज हवाएं चली जिससे अर्जुन देव के चेहरे पर चोट लगी।
उसके कपड़े भी शोर से फड़फड़ाते थे। चहल बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा। आधी सांस में वो अर्जुन देव के सामने आ गया। उसकी जेड जैसी दाहिनी हथेली अर्जुन देव की छाती की ओर टकराई। एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में अर्जुन देव ने जल्दी से एक निर्णय लिया। उन्होंने विशुद्ध रूप से बचाव करना छोड़ दिया और अपने क्विंटेसेंस और वाइटल क्यूई को मिलाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। सभी को हैरान करते हुए अर्जुन देव ने भी इसी तरह की हथेली पर प्रहार किया। काले कपड़े पहने युवक और अन्य दो आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इतने बोल होंगे। चहल का बचाव करने के बजाय उन्होंने आक्रमण करने का फैसला किया। बूम! जब दोनों हथेलियां आपस में टकराईं, तो एक तेज आवाज सुनाई दी। दोनों के पैरों के नीचे 100 मीटर चौड़ा गड्ढा दिखाई दिया। अन्य 3 जल्दी से किनारे की ओर चकमा दे गए। चहल की हथेली से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी, जिससे एक दृश्यमान मौलिक अराजकता की सदमे की लहर बन गई, जिसने अर्जुन देव को वापस खटखटाया। हालांकि मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। सच्चे उत्तराधिकारी चहल को भी तीर की तरह उड़ते हुए भेजा गया। जमीन पर भारी पड़ने से पहले सदमे की लहर ने उसे 100 मीटर पीछे गिरा दिया। चहल की क्यूई और खून बढ़ गया, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया। उसके मेरिडियन में सर्वोत्कृष्टता एक नदी की तरह उछलती है, जो अंतहीन रूप से बढ़ती है। इसने सर्वोत्कृष्टता और महत्वपूर्ण क्यूई को दबा दिया, जो उसके शरीर में चला गया। अर्जुन देव की स्थिति कुछ दयनीय थी। वो 100 मीटर पीछे उड़ गया। जब वो उतरा, तो वो अपने शरीर में सर्वोत्कृष्टता को दबा नहीं सका, इसलिए उसने एक कौर खून की उल्टी की। हालांकि अर्जुन देव का भौतिक शरीर बहुत कठोर था। चहल ने इस हथेली के प्रहार में किसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया और न ही उन्होंने अर्जुन देव को मारने की कोशिश की। इसलिए इसे केवल एक मामूली चोट माना जा सकता है। रॉबिन एयर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई हूं, हम इसे कैसे गिनते हैं? दोनों को उड़कर भेजा गया। काले कपड़े पहने युवक बहुत वीर दिखाई दिए। वह जोर से हंसे और कहा, हम इसे कैसे गिनते हैं? आप चहल से पूछ सकते हैं। देखिए वह यह कहने में कितना शर्मिंदा है कि वह जीत गया। चहल को तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। एक अवर ग्रेड मार्शल सम्राट ने एक वास्तविक उत्तराधिकारी को उड़ान भरने के लिए भेजा था। हालांकि चहल ने अपनी ताकत का केवल 30% ही उपयोग किया था, लेकिन उसने पहले ही खुद को बहुत शर्मिंदा कर लिया था। चहल ने फूट फूट कर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे चिढ़ाना बंद करो। ये वाकई शर्मनाक है। हालांकि हमने वास्तव में एक खजाना उठाया है। हरे रंग की पोशाक पहने लड़की की चमकदार आंखों में भी मुस्कान थी। उसने अर्जुन देव की ओर संतोष से देखा। काले कपड़े पहने युवक अर्जुन देव के पास गया और उसे जेड की एक बोतल दी। उन्होंने कहा, यहां 10 मेडल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग पल्स है। मैं आपको मेडल ग्रेड मार्शल मोनार्क में आगे बढ़ने के लिए एक रात दूंगा। हम कल आएंगे और आपकी तलाश करेंगे। अर्जुन देव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब उसने देखा कि चारों जाने वाले हैं, तो उसने जल्दी से रॉबिन एयर को वापस खींच लिया और पूछा, सीनियर ब्रदर रॉबिन, क्या हो रहा है? रॉबिन एयर ने अपना सिर घुमाया और कहा, वो हमारे वरिष्ठ भाई हरमन है, जो 3 सच्चे उत्तराधिकारियों में से एक हैं, जिनके पास आपको भर्ती करने का अधिकार है। अब जब आपको भर्ती कर लिया गया है, तो आपको मना करने का कोई अधिकार नहीं है। रॉबिन एयर ने विषय बदल दिया और मुस्कुराया। चिंता मत करो, यदि चीजें सुचारू रूप से चलती हैं, तो ये आपके लिए एक आकस्मिक मुठभेड़ होगी। यह आपके लिए फायदेमंद होगा। भर्ती, ये पहली बार नहीं था जब अर्जुन देव ने इस शब्द के बारे में सुना था। इससे पहले काले कपड़े पहने प्रशासक ने कहा था कि शरद को भर्ती कर लिया गया था और वह जल्दी से लौट आया था। एक भर्ती से इनकार नहीं किया जा सकता था। इसने यह भी समझाया कि शरद ने 3000 योगदान बिंदु मिशन को क्यों छोड़ दिया और वापस क्यों भाग गया। 9 सच्चे उत्तराधिकारियों में से केवल 3 के पास उन्हें भर्ती करने का अधिकार था।
अर्जुन देव ने धीरे धीरे अपने मन की स्थिति का पता लगाया। शीर्ष क्रम के सच्चे उत्तराधिकारियों के अलावा बेईदेही, जिन्होंने बुशिन पैलेस में काम किया था, 2 गुट थे। इन दोनों गुटों ने संभवतः एक ही मामले के लिए अपनी भर्ती शक्तियों का उपयोग किया। दूसरे गुट ने दोनों गुटों के बीच संतुलन तोड़ते हुए सारथ को भर्ती कर लिया। दूसरे गुट का विरोध करने के लिए रॉबिन एयर के गुट ने अर्जुन देव को शामिल कर लिया। हालांकि दोनों गुटों के लिए इस मामले पर इतना ध्यान देने के लिए बहुत कम जानकारी थी। अर्जुन देव इसका पता नहीं लगा सके। अर्जुन देव के हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने धीरे से कहा, क्या ये वास्तव में रैंक 8 स्पिरिट बीस्ट के लिए हो सकता है? अन्यथा सरथ पिछले महीने वापस आ गया होता। वह इसे पहले ही पूरा कर चुका होता। रैंक 8 स्पिरिट बीस्ट एक लेड स्टेज सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क के बराबर था। यदि यह स्पिरिट बीस्ट के बीच एक राजा होता तो यह और भी मजबूत होता। यहां तक कि एक शिखर मार्शल सम्राट भी इसके लिए एक मैच नहीं होगा। केवल एक आधा ऋषि ही ये कहने की हिम्मत करेगा कि वे इसे आसानी से हरा सकते हैं। यहां तक कि अगर रॉबिन एयर और अन्य 3 एक साथ काम करते हैं तो वे मुश्किल से ऐसा कर पाएंगे। हालांकि इतना सोचने का कोई मतलब नहीं था। यहां तक कि अगर खतरा था और अर्जुन देव को भर्ती किया गया था तो भी उन्हें मना करने का कोई अधिकार नहीं था। जब तक वह हाओटियन संप्रदाय से जबरन नहीं हटता, यह असंभव था। खतरा अक्सर अवसर के साथ साथ आता था। जैसा कि रॉबिन एयर ने कहा, यह अर्जुन देव के लिए एक बड़ी भाग्यशाली मुठभेड़ हो सकती है। अपने दाहिने हाथ में जेड की बोतल पकड़े हुए अर्जुन देव की आंखों में एक दृढ़ दृष्टि प्रकट हुई। चूंकि अवसर उसके सामने था, इसलिए वह डरपोक होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कल्टिवेशन रूम में लौटने के बाद अर्जुन देव ने मिडिल ग्रेड मार्शल मोना के पास जाने की तैयारी की। उसकी नींव दृढ़ थी और उसकी सर्वोत्कृष्टता विशाल और शुद्ध थी। जब तक किसी के पास पर्याप्त मिडिल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग पल्स थे और वह दर्द को सहन कर सकता था, तब तक अड़चन को तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। जब सूरज उगाया तो अर्जुन देव ने सफलतापूर्वक अपनी अड़चन को तोड़ दिया और मिडिल ग्रेड मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़े। खेती में इस वृद्धि ने उनके शरीर में सर्वोत्कृष्टता को बढ़ने दिया। यह 2 गुना से अधिक हो गया था। छोटे क्षेत्रों के विपरीत जहां यह केवल 20% बढ़ गया था। जैसे ही बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र प्रसारित हुआ, आत्मा शिरा की उत्पत्ति में आध्यात्मिक ऊर्जा अंतहीन रूप से प्रवाहित हुई। आगे बढ़ने में असमर्थ होने की भावना, चाहे वो ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश कैसे भी करे, बिना किसी निशान के गायब हो गई। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और उनमें एक उज्जवल प्रकाश चमक उठा। उसकी आंखों से एक भयावह निगाह दिखाई दी। उसकी काली पुतलियां और भी गहरी हो गई, जिससे वे अथाह हो गई। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया और देखा कि रॉबिन एयर और अन्य लोग पहले से ही आंगन के बाहर इंतजार कर रहे थे। उसने अब और देरी नहीं की। जाने से पहले कुछ तैयारी की। जब काले कपड़े पहने युवक ने अर्जुन देव की आभा देखी तो उसने खुद को सिर हिलाया और मुस्कुराया। आप वास्तव में एक रात में तोड़ने में कामयाब रहे। इसका मतलब है कि तुम्हारी नींव बहुत मजबूत है, अन्यथा ये इतना आसान नहीं होता। काले कपड़े पहने युवक हरमन ने अपनी आस्तीन से एक काला टोकन निकाला और सख्ती से कहा, चलो पीछा करते हैं। मैं झाड़ी के चारों ओर नहीं घूमूंगा। अब मैं आधिकारिक तौर पर आपको भर्ती कर रहा हूं। नियमों के अनुसार आप मना नहीं कर सकते। हालांकि मैं दूसरों को मजबूर नहीं करता। यदि आप डरते हैं तो आप मुझे अस्वीकार कर सकते हैं। आत्मा इकट्ठा करने वाले मोती को ले, जो मैंने आपको कल अच्छे कर्म के संकेत के रूप में दिया था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और काला भर्ती पदक प्राप्त करने में संकोच नहीं किया। उसने कहा, मैं तुम्हें क्यों ठुकराऊंगा? ये वही है जो ये जियो ढूंढ रहा था। काले कपड़े पहने युवक जोर से हंसे और कहा, मुझे बस इतना पता था कि तुम मुझे अस्वीकार नहीं करोगे।
जो कोई व्यक्ति अपनी सर्वोत्कृष्टता को 2 बार परिष्कृत करने के दर्द को सहन कर सकता है, वो कायर कैसे हो सकता है? अर्जुन देव की नजर में रॉबिन एयर ने आगे बढ़कर कहा, अर्जुन देव, अब जब आप हमारी टीम के सदस्य हैं, तो आपसे कुछ बातें छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। सच्चे उत्तराधिकारियों को हमेशा 2 गुटों में विभाजित किया गया है। दोनों गुट आग और पानी की तरह हैं, जो लगातार एक दूसरे से लड़ते हैं। दरअसल ये कुछ ऐसा है जो बुजुर्ग जानबूझकर करते हैं। भले ही हम सच्चे उत्तराधिकारी बन गए हैं, फिर भी हम सुस्त होने की हिम्मत नहीं करते हैं और हमें लगातार एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इस बार हम फिर से प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता के परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो कोई भी पहल हासिल करेगा वह सैवेज युद्ध क्षेत्र में पहली वरिष्ठ बहन का अनुसरण करने में सक्षम होगा। सैवेज बैटलफील्ड वह स्थान था जहां प्राचीन सम्राट लड़ते थे। ये विशाल और असीम था। ये मूल रूप से एक रहस्यमय निषिद्ध भूमि थी जिसमें अनगिनत खजाने दबे हुए थे। सम्राटों के युद्ध के बाद विभिन्न जातियों के मार्शल सम्राटों ने इस पर अपना खून बहाया, जिससे ये आकस्मिक मुठभेड़ों की भूमि में बदल गया। सभी प्रकार के प्राकृतिक खजाने, स्पिरिट जड़ी बूटियां और स्पिरिट ट्री थे जो बाहरी दुनिया में शायद ही कभी देखे जाते थे। अर्जुन देव ने जिस मोनार्क ब्लड ग्रास का सेवन किया था, वह सबसे ऊपर भी नहीं पहुंच सकी। इसके अलावा कई मार्शल सम्राटों की कब्रें और ट्रू ड्रैगन गुफाएं थी। यहां तक कि अमर युग के कई अमर संप्रदाय के अवशेष भी थे। सैवेज युद्ध क्षेत्र अपने आप में एक निषिद्ध भूमि थी। इसके अलावा निषिद्ध भूमि के भीतर अनगिनत निषिद्ध भूमि थी। यहां तक कि वर्तमान मार्शल सम्राट भी उन सभी का पता नहीं लगा सके। अभी भी कई अज्ञात निषिद्ध भूमि थी जो चरम प्रतिभाओं की खोज की प्रतीक्षा कर रही थी। ये कुनलुन क्षेत्र में आकस्मिक मुठभेड़ों की कुछ सार्वजनिक भूमि में से एक थी। एक किसान के लिए एक आकस्मिक मुठभेड़ का महत्व बिना कहे चला गया। एक आकस्मिक मुठभेड़ के बिना एक प्रतिभा और एक आकस्मिक मुठभेड़ के साथ एक प्रतिभा तुरंत बहुत पीछे हो जाएगी। सैवेज युद्ध क्षेत्र के चारों ओर एक राक्षसी अवरोध था जो हर 3 साल में एक बार कमजोर हो जाता था। अपने शिष्यों को संयमित करने के लिए विभिन्न संप्रदाय अपने स्वयं के आकस्मिक मुठभेड़ों की तलाश करने के लिए अपने अभिजात वर्ग को सैवेज युद्ध क्षेत्र में भेजेंगे। देवलोक डोमेन के शीर्ष युवा विशेषज्ञ इस अवसर को चुकने के लिए तैयार नहीं होंगे। अन्यथा यदि दूसरों को एक आकस्मिक मुठभेड़ मिलती है तो वे बहुत पीछे रह जाएंगे। ये वास्तव में एक आकस्मिक मुठभेड़ है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। हालांकि उन्हें अभी भी कुछ संदेह था। उन्होंने कहा, मैं भी जा सकता हूं। हरमन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। जब तक आप जोखिम लेने से डरते नहीं हैं, स्वाभाविक रूप से आप कर सकते हैं। अब आप पहले से ही हमारी टीम का हिस्सा हैं। बेशक ये सब इस आधार पर है कि हम प्रतियोगिता में सरस्वती को हरा सकते हैं, अन्यथा ये सब व्यर्थ हो जाएगा। प्रतियोगिता का लक्ष्य हाउटियन संप्रदाय के शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारी बेईदेही द्वारा निर्धारित किया गया था। दोनों टीमें एक छोटी रैंक 8 स्पिरिट बीस्ट को मारने वाली पहली टीमें होंगी। जो कोई भी सैवेज युद्ध क्षेत्र में उसका अनुसरण कर सकता था, वह सैवेज युद्ध क्षेत्र में उसका अनुसरण करने के लिए योग्यता प्राप्त करेगा। अर्जुन देव ने मामले के अंदर और बाहर को समझा। उसने पूछा, क्या हम अब जा रहे हैं? हरमन अरोड़ा ने अर्जुन देव को आकार दिया और मुस्कुराया। कोई जल्दी नहीं है। आपको अभी भी कुछ कमी है। आपके पास एक प्रारंभिक सुपीरियर ग्रेड इनर वेस्ट सीक्रेट ट्रेजर है, लेकिन यह रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। हरमन अरोड़ा ने अपना पहचान पदक हटा दिया और हरे रंग की पोशाक पहने लड़की से कहा, अंजलि, उसे 2 बेहतर ढाल खरीदने के लिए ले आओ। हम शहर के बाहर आपका इंतजार करेंगे। रक्षात्मक गुप्त खजाने शायद ही कभी देखे गए और बेहद मूल्यवान थे। अर्जुन देव इस काले कपड़े पहने युवक की उदारता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। सबसे पहले इस काले कपड़े पहने युवक ने अर्जुन देव को 10 मेडल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती दिए। अब बिना पलक झपकाए
उसने अपने लिए 2 रक्षात्मक ढाल खरीदे। समूह अभी के लिए अलग हो गया है। हरे कपड़े पहने लड़की अंजलि अर्जुन देव को भीतरी शहर में ले गई। अन्य लोग शहर से बाहर चले गए, समय आने पर मिलने के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा, जूनियर भाई अर्जुन देव, मैंने रॉबिन एयर से सुना है कि आप निचले क्षेत्र से आए हैं। आप किस क्षेत्र से हैं? अंजलि ने अर्जुन देव के साथ हवा में बातचीत की। अर्जुन देव ने ईमानदारी से उत्तर दिया, द स्काई डोम रियल्म। अंजलि की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, वज्र राजा, वृक्ष देव का आकाश गुंबद लोक। अर्जुन देव कुछ हैरान थे। अप्रत्याशित रूप से अभी भी कोई था जिसे थंडर किंग का नाम याद था। जब से वो कुनलुन दायरे में आया है, स्काई डोम दायरे का नाम सुनकर सभी ने तिरस्कार की अभिव्यक्ति प्रकट की। बहुत कम लोगों को अंजलि की तरह सुखद आश्चर्य हुआ था। अंजलि ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हमारे जावेरी कबीले को अतीत में थंडर किंग से बहुत अनुग्रह मिला था। अब भी हमारे कबीले के मुख्यालय में थंडर किंग की एक मूर्ति है। छोटे छोटे भाई अर्जुन देव, मैं भविष्य में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे स्काई डोम दायरे में थंडर किंग के समय के बारे में बताएं। अर्जुन देव को मन ही मन शर्मिंदगी महसूस हुई। दूसरा पक्ष लगभग उसी उम्र का लग रहा था। इस तरह के स्वर ने उसे कुछ असहज महसूस कराया। हालांकि अर्जुन देव ने फिर भी प्रसिद्ध होने से पहले उन्हें स्काई डोम दायरे में थंडर किंग के समय के बारे में बताया। थंडर किंग के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां थी। अर्जुन देव ने दोनों के भीतरी शहर में पहुंचने से पहले उनमें से केवल एक छोटे से हिस्से को बताया। अंजलि ने अफसोस के साथ कहा, अगली बार मुझे इसके बारे में बताओ। मैं तुम्हें पहले नीलामी घर में लाऊंगा। समय तंग था, लेकिन अंजलि चुनने के बारे में बहुत गंभीर थी। हर बार जब वह एक ढाल चुनती थी, तो वह व्यक्तिगत रूप से कई बार उसकी जांच करती थी। लंबे समय तक खोजने के बाद उसे अभी भी एक ढाल नहीं मिली जो उसे संतुष्ट करे। अंजलि ने सिर हिलाया और कहा, मूल रूप से मैं आपके लिए 2 सुपीरियर ग्रेड शील्ड खोजने की योजना बना रही थी। हालांकि रक्षात्मक गुप्त खजाने बहुत दुर्लभ हैं। आधिकारिक नीलामी के बिना इसे ढूंढना मुश्किल होगा। ये 2 पीक मेडल ग्रेड शील्ड हैं। उन्हें आजमाएं। वे एक महत्वपूर्ण क्षण में आपकी जान बचाने में सक्षम हो सकते हैं। दोनों ढालें अर्जुन देव जितनी लंबी थी। वे बेहद भारी और कठोर थे। अर्जुन देव को नहीं पता था कि वे किस चीज से बने हैं। अर्जुन देव ने दोनों हाथ में एक एक ढाल धारण की थी। फिर उसने दोनों ढालों को एक साथ रखा और उनमें अपना सर्वोत्कृष्टता डाल दी। उन्होंने तुरंत एक सीलबंद बैरियर बनाया, जिसमें अर्जुन देव को अंदर घेर लिया गया। बैरियर की मोटाई महसूस करने के बाद अर्जुन देव को बहुत संतोष हुआ। उन्होंने कहा, ये दोनों, खैर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंजलि अभी भी संतुष्ट नहीं थी। उसने कहा, हम बस इतना ही कर सकते हैं। चलो चलते हैं। वे पहले से ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। शहर के द्वार के बाहर हरमन अरोड़ा और अन्य 2 पहले से ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अर्जुन देव और अर्जुन देव के आने के बाद वे तुरंत चल पड़े। हरमन अरोड़ा ने अपनी आस्तीन लहराया और एक छोटा, उत्तम, काला, स्टील का युद्धपोत दिखाई दिया। युद्धपोत धीरे धीरे बड़ा हुआ, एक अकेली नाव में बदल गया। चारों के युद्धपोत पर चढ़ने के बाद स्टील युद्धपोत के पीछे से 4 जेट निकले। वे एक मजबूत जोर के साथ फट गए और पलक झपकते ही बादलों में उड़ गए। अर्जुन देव ने स्टील के युद्धपोत का आकार बढ़ाया और चकित महसूस किया। युद्धपोत की शैली सरल थी, लेकिन इसने सुरक्षा की एक मजबूत भावना दी। ये स्पर्श करने के लिए ठंडा लग रहा था। अर्जुन देव की जिज्ञासा को देखकर अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वो खजाना है जिस पर वरिष्ठ भाई हरमन को गर्व है। ये एक जादुई खजाने का एक टुकड़ा है जिसे उन्होंने एक अमर संप्रदाय अवशेष से प्राप्त किया था। देवलोक डोमेन के फायरली संप्रदाय के रिफाइनरों द्वारा इसे संशोधित करने के बाद ये अब एक उच्च रैंक वाले सुपीरियर ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर के बराबर है।
जब युद्धपोत के धनुष पर बैठे हरमन अरोड़ा ने यह सुना तो वो मंद मंद मुस्कुराए और कहा, ये कुछ भी नहीं है। वह मैजिक ट्रेजर पहले से ही बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। इसे अपनी वर्तमान स्थिति में संशोधित करने के बाद इसने अपने कई कार्यों को खो दिया है। उन्होंने कहा, अर्जुन देव, मैं आपको इस यात्रा के लक्ष्य के बारे में बताता हूं। हमारा लक्ष्य शिखर रैंक 8 स्पिरिट बीस्ट गोल्डन सैवेज ऑक्स है। यह आदमी सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट का एक वास्तविक तानाशाह है। इससे निपटना बहुत मुश्किल है। अर्जुन देव ने पहले भी सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट के बारे में सुना था। यह एक अत्यंत विशाल जंगल था जो हाउटियन प्रांत से भी बड़ा था। यह आसपास के प्रांतों की सीमा से लगा हुआ था। सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट के सबसे उत्तरी भाग में कुछ शहरों से गुजरने के बाद कोई भी फीन डोमेन पर पहुंचेगा जो देवलोक डोमेन की सीमा से लगा हुआ था। वो फीन रेस का क्षेत्र था और सीमाएं काफी अराजक थी। सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट कभी अपने सैवेज बीस्ट के लिए प्रसिद्ध था। जंगली जानवर प्राचीन युग के लिए अद्वितीय जीव थे। वे अपनी ताकत और बचाव के लिए जाने जाते थे। यहां तक कि एक नियमित सम्राट वो भी एक मजबूत जंगली जानवर से निपटने में सक्षम नहीं होगा। वे छोटे पहाड़ों की तरह ऊंचे थे। जब वे दौड़ते थे तो वे स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकते थे। उनकी दहाड़ बादलों को चकनाचूर कर सकती है और ध्वनि तरंगे किसी के आंतरिक अंगों को चकनाचूर कर सकती है। हालांकि अब भी सैवेज बीस्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इतिहास की लंबी नदी में सैवेज बीस्ट पहले ही गायब हो चुके थे। केवल कुछ स्पिरिट बीस्ट के पास अभी भी सैवेज बीस्ट की वंशावली थी। वे नियमित स्पिरिट बीस्ट की तुलना में बहुत मजबूत थे, जिनकी तुलना एक ही रैंक के किंग स्पिरिट बीस्ट से की जा सकती थी। सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट में सैवेज बीस्ट के खून के साथ स्पिरिट बीस्ट की संख्या कहीं और से अधिक थी। आज भी लोग आदतन इसे सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट के रूप में संदर्भित करते हैं। गोल्डन सैवेज बैल, जिसे हरमन अरोड़ा और अन्य लोग मारना चाहते थे, वो एक जंगली जानवर की वंशावली वाला एक ऐसा स्पिरिट बीस्ट था। पिछले 1 महीने में वे 5 बार गए थे लेकिन असफल रूप से लौट आए। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस गोल्डन सैवेज ऑक्स की रक्षा बहुत मजबूत थी। जब यह पागल हो गया तो इसकी ताकत और भी भयावह थी। बस इससे एक हल्की हड़ताल किसी के टेंडन और हड्डियों को घायल कर सकती है। हरमन अरोड़ा ने आगे कहा, अर्जुन देव, हमने आपको मुख्य रूप से इस गोल्डन सैवेज ऑक्स को पिन करने में मदद करने के लिए यहां बुलाया है ताकि हम इस पर और अधिक आसानी से हमला कर सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका भौतिक शरीर हमारे सभी की तुलना में अधिक मजबूत है। आपकी सहन शक्ति हमारे से भी कहीं अधिक है। अर्जुन देव मन ही मन फूट फूट कर मुस्कुराया। कोई आश्चर्य नहीं कि हरमन अरोड़ा ने उन्हें 10 मेडल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग पल्स दिए और उनके लिए एक ढाल खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च किए। ये पता चला कि उसके लिए इतना खतरनाक मिशन था। इस बात को ढोना आसान नहीं है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। अंजलि ने कहा, अर्जुन देव, इस पर ज्यादा मत सोचो। हम आपकी मदद करेंगे और आप पर ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे। हरमन अरोड़ा ने सिर हिलाया और कहा, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। आधे महीने पहले सरत सरस्वती के समूह में शामिल हो गया। वे निश्चित रूप से हमसे तेजी से आगे बढ़ेंगे। यह स्पष्ट था कि हरमन अरोड़ा और अन्य लोग बहुत दबाव में थे। उन्हें अर्जुन देव से बहुत उम्मीदें थी। 4 घंटे बाद सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। जंगल के प्रवेश द्वार पर विभिन्न फसलों के कई काश्तकारों को देखा जा सकता था। जंगल के बाहर एक साधारण बाजार था। बड़ी संख्या में व्यापारी साहसी किसानों के लिए लेन देन की सुविधा के लिए वहां गए। चलो नीचे चलते हैं। सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट में कई पक्षी प्रकार के स्पिरिट बीस्ट हैं। उड़ना आसान नहीं है। हरमन अरोड़ा ने धीरे से अपनी आस्तीन हिलाई और स्टील का युद्धपोत तेजी से सिकुड़ गया, उसकी आस्तीन में प्रवेश कर गया। ये एक चमत्कारी दृश्य था। उन 5 ने अपनी अपनी गति तकनीकों को अंजाम दिया और जमीन पर मजबूती से उतरे। जब बाजार में लोगों ने उन 5 पर पदक देखे
तो उन सभी के पास सम्मानजनक भाव थे। इस क्षेत्र में हाउटियन संप्रदाय की प्रतिष्ठा अत्यंत उपयोगी थी। यह उन लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त था जो परेशान पानी में मछली पकड़ना चाहते थे। सीनियर ब्रदर हरमन, हम फिर से एक गोल्डन सैवेज बुल को मारने जा रहे हैं। इस बार खाली हाथ मत लौटना। जैसे ही अर्जुन देव का दल जंगल में प्रवेश करने वाला था, पीछे से बिन बुलाए मेहमानों के एक समूह के कदम आए। अर्जुन देव ने मुड़कर देखा कि ये हाउटियन संप्रदाय के अन्य 4 सच्चे शिष्य थे। सारथ उनमें से एक था। बोलने वाले व्यक्ति ने नीले और सफेद रंग का वस्त्र पहना हुआ था। उसकी आंखें एक आरक्षित प्रकाश से चमक उठीं और जैसे ही वह बोलता था, उससे एक ऊंची आभा निकली। उनका अहंकार कोई जानबूझकर किया गया कार्य नहीं था, बल्कि उनके दैनिक संचय और उनकी ताकत के विपरीत का एक स्वाभाविक परिणाम था। हरमन अरोड़ा की आंखों में गुस्सा चमक उठा। जाहिर है, उसे इस व्यक्ति से लंबे समय से रंजिश थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, सरस्वती, बस अपना ख्याल रखना। जिस स्पिरिट फ्लेम मंकी को आप मारना चाहते हैं, उससे निपटना इतना आसान नहीं है। सरस्वती मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने पहले ही इस स्पिरिट फ्लेम मंकी के बाएं हाथ को काट दिया है। इस बार हम उसका सिर इकट्ठा करेंगे। जैसे ही सरस्वती ने ऐसा कहा, रॉबिन एयर और अन्य लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि सरस्वती की प्रहति उनकी तुलना में तेज होगी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना तेज होगा। अब जब ये पांचों जाने के लिए तैयार थे, तो वे शायद स्पिरिट फ्लेम मंकी को मारने जा रहे थे। विजेता का अभी तक फैसला नहीं हुआ है, ये कहना मुश्किल है। सरस्वती, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप बंदर का सिर काटकर पहली वरिष्ठ बहन को सौंप न दें। फिर आओ और मेरा मजाक उड़ाओ। हरमन अरोड़ा इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी। चारों को दूर ले जाने से पहले उसने सरस्वती की ओर ठंड से देखा। सरस्वती ने अर्जुन देव की पीठ पर अपनी नजर डाली। काफी देर बाद उन्होंने कहा, वो बच्चा थोड़ा अजीब है। जूनियर भाईयान, दूर से उनका पीछा करें। अगर कुछ होता है तो आप जानते हैं कि क्या करना है। जूनियर भाईयान के रूप में संबोधित व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ ली और कहा, वरिष्ठ भाई हरमाना, आप उस व्यक्ति को अधिक आंकते हैं। वो सिर्फ एक मिडिल ग्रेड मार्शल मोनार्क है। हम में से कोई भी उसे आसानी से कुचल सकता है। सरस्वती ने सिर हिलाते हुए कहा, यह आदमी भी बॉडी कल्टिवेटर है। मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ अप्रत्याशित हो। सैवेज युद्ध क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर मैं जाता हूं तो स्पिरिट फ्लेम मंकी का क्या होगा? सरस्वती ने कहा, चिंता मत करो। अपना बायां हाथ खोने के बाद स्पिरिट फ्लेम मंकी अब मंकी किंग नहीं बन पाएगा। अब ये अकेला है। युद्ध कौशल के मामले में ये अब हमारे लिए एक मैच नहीं है। इसके बजाय इसकी गति सिरदर्द है। हर जगह ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जा सकते थे। जैसे ही वे सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट से गुजरे, उन्हें किसी कारण से महत्वहीन महसूस हुआ। रॉबिन एयर ने अर्जुन देव को औषधीय पाउडर की एक बोतल सौंपते हुए कहा, इसे अपने कपड़ों पर रगड़े। यह आपको कुछ कम रैंक वाले स्पिरिट बीस्ट द्वारा खोजे जाने से रोक सकता है। हम जल्दी में हैं। जैसे जैसे समूह आगे बढ़ा, माहौल कुछ उदास था। जाहिर है, सरस्वती के शब्दों ने उन्हें चिंतित कर दिया। जब हरमन अरोड़ा ने स्थिति देखी, तो वो मुस्कुराए और कहा, चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। स्पिरिट फ्लेम मंकी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी गति है। अब जब इसने एक हाथ खो दिया है और भागने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो ये और भी अधिक सिरदर्द होगा। ये हमसे ज्यादा तेज नहीं होगा। अगर हम एक बार में सफल हो सकते हैं और गोल्डन सैवेज ऑक्स को मार सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से उनसे आगे निकल पाएंगे। हरमन अरोड़ा के शब्दों ने समूह को एक बार फिर लड़ाई की भावना से भर दिया। समूह जंगल के छोटे रास्तों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ते हुए और भी तेजी से आगे बढ़ा। दहाड़, एक निडर जानवर दहाड़ने लगा। 500 मीटर की दूरी पर
4 मजबूत अंगों वाला 10 मीटर लंबा स्पिरिट बीस्ट और काले तराजू से ढकी एक क्रूर आभा समूह के सामने दिखाई दी। रॉबिन एयर ने कहा, "ये एक चोटी रैंक 7 स्पिरिट बीस्ट है। औषधीय पाउडर इसके खिलाफ बेकार है। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। मुझे ये करने दो।" हरमन अरोड़ा ने रॉबिन एयर को रोक दिया, जो एक चाल चलने ही वाले थे। फिर उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक विशाल कुल्हाड़ी निकाली और उदास भाव से स्केल टाइगर के पास चला गया। जब स्केल टाइगर ने हरमन अरोड़ा को विशाल कुल्हाड़ी पकड़े हुए देखा, तो उसने अपना मुंह खोला और फिर से दहाड़ने लगा। दहाड़ ने एक निडर हवा का गठन किया, जिससे जमीन पर पड़ी सारी धूल और गिरी हुई पत्तियां खत्म हो गई। जैसे ही धूल और कंकड़ उड़ते गए, स्केल टाइगर ने अपने अंगों को हिलाया। सो सो सू सोनिक बूम हवा में गूंज उठे। हवा धूल और गिरे हुए पत्ते लेकर आई और उसमें बख्तरबंद बाघ की आकृति छिपी हुई थी। हरमन अरोड़ा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और हिली नहीं। ये ऐसा था जैसे उसे नहीं पता था कि खतरा आ रहा है। उसने स्केल टाइगर को डराने के लिए अपनी आभा भी जारी नहीं की। अचानक स्केल टाइगर बिजली की तरह धूल को चीरकर हरमन अरोड़ा के सिर के ऊपर दिखाई दिया। उसने अपने जबड़े चौड़े खोल दिए, काटने की तैयारी कर रहे थे। पीछे से ऐसा लग रहा था कि जब तक स्केल टाइगर ने अपने जबड़े बंद कर दिए, हरमन अरोड़ा का सिर एक पल में फट जाएगा। दृश्य बेहद खूनी होगा। हालांकि अन्य 3 ने चिंता के कोई संकेत नहीं दिखाए। उन्हें हरमन अरोड़ा की ताकत पर बेहद भरोसा था। अर्जुन देव को विश्वास नहीं था कि हरमन अरोड़ा ऐसे ही मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने ध्यान से देखा। चिंगारी उड़ने में लगने वाले समय में हरमन अरोड़ा का शरीर थोड़ा पीछे झुक गया और जमीन पर गिर गया। ये एक बहुत ही सरल कार्रवाई थी, लेकिन इसने स्केल टाइगर के हमले को प्रभावी ढंग से चकमा दे दिया। काका, स्केल टाइगर ने अपने जबड़े खोले और बंद कर दिए, लेकिन ये केवल हवा में थोड़ा सा था। ये क्रोधित था, इसलिए वो हवा में घूमना चाहता था और एक और हमला करना चाहता था। हालांकि ठीक इसी समय हरमन अरोड़ा, जो जमीन को छूने ही वाला था, शिव ध्वनि के साथ वापस उछल गया। हरमन अरोड़ा की आभा फूट पड़ी और उसकी सर्वोत्कृष्टता बढ़ गई, जिससे एक असीम तेज हवा चल रही थी। उसने दोनों हाथों से विशाल कुल्हाड़ी को पकड़ रखा और उसे ऊपर की ओर घुमाते हुए दहाड़ने लगा। खून के छींटे पड़ गए। जब तक हरमन अरोड़ा फिर से खड़ा हुआ, तब तक स्केल टाइगर का शरीर कमर के आधे हिस्से में कट चुका था। कुल्हाड़ी से जुड़ी भयानक सर्वोत्कृष्टता बिखर गई, जिससे पैमाने के शेष 2 हिस्सों को हवा में उड़ने वाले मांस और खून की एक खराब गंदगी में बदल दिया गया। हरमन अरोड़ा को अपने कपड़ों पर पड़ने वाले काले जानवर के खून की परवाह नहीं थी। उसने विशाल कुल्हाड़ी को दूर रख दिया और कहा, "चलो चलते हैं।" अर्जुन देव की पुतलियां सिकुड़ गई। हरमन अरोड़ा के पहले के भयानक फटने से उन्हें दिल की गहराइयों से डर का एहसास हुआ। अर्जुन देव ने अपने मन में इसका अनुकरण किया। अगर उसे इसका डटकर सामना करना पड़ता, तो वो इसे सहन नहीं कर पाता। एक सच्चा उत्तराधिकारी जो भर्ती आदेश जारी कर सकता था, उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। रास्ते में हरमन अरोड़ा ने उन सभी मजबूत स्पिरिट बीस्ट से निपटा जिन्होंने रास्ता अवरुद्ध कर दिया। इससे समूह की गति में काफी वृद्धि हुई। 5 दिन बाद समूह लौकी के आकार की घाटी के सामने रुक गया। घाटी के आसपास 5 किलोमीटर तक का वातावरण बेहद शांत था। किसी भी स्पिरिट बीस्ट के कोई निशान नहीं थे। हरमन अरोड़ा ने कुछ नहीं कहा। वह चारों को घाटी के दोनों ओर ऊंची जमीन पर ले गया। जब अर्जुन देव ने नीचे देखा, तो आखिरकार उन्हें अपने लक्ष्य का असली शरीर दिखाई दिया। घाटी के बीच में, जिसका क्षेत्रफल हजारों हेक्टेयर था, एक विशाल प्राणी पड़ा था। उसका शरीर एक छोटी सी पहाड़ी की तरह था और यह 20 मीटर लंबा था। उसके सिर से एक नुकीला सींग निकला और उसका शरीर सुनहरे फर से ढका हुआ था। इसके शरीर से एक प्राचीन आभा निकली। इस समय
ये गोल्डन सैवेज ऑक्स आराम से जमीन पर लेटा हुआ था। कहने का तात्पर्य यह था कि अगर यह खड़ा हो जाता है तो इसका आकार दोगुना हो जाता। अर्जुन देव अवाक रह गया। यह बड़ा आदमी एक मार्शल सम्राट को उसके आकार से कुचल सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि हरमन अरोड़ा और अन्य लोग खाली हाथ लौट आए। इससे पहले कि अर्जुन देव अपनी बुद्धि को ठीक कर पाते, हरमन अरोड़ा ने उदास होकर कहा, अर्जुन देव, नीचे कूदो और इसे वापस पकड़ लो। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वो थोड़ा दंग रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या हरमन अरोड़ा ने कुछ गलत कहा है। गोल्डन सैवेज ऑक्स को परेशान करने के लिए नीचे कूद रहे हैं। क्या कुछ गड़बड़ थी? जब अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि अन्य 3 उसी भाव से उसकी ओर देख रहे थे। अर्जुन देव का दिल डूब गया। उन्हें यकीन था कि दूसरा पक्ष मजाक नहीं कर रहा था। वो अब झिझक नहीं रहा और धीरे से गोल्डन सैवेज ऑक्स की ओर कूद गया। सीनियर भाई हरमन, क्या अर्जुन देव ऐसा कर सकते हैं? अर्जुन देव को आसमान से उतरते हुए देखते हुए अंजलि ने चिंतित होकर पूछा। हरमन अरोड़ा की आंखों में एक चमकदार चमक दिखाई दी। उन्होंने कहा, यह उनकी किस्मत पर निर्भर करेगा। यदि वो अपवाद बनाना चाहता है और सैवेज युद्ध क्षेत्र में हमारा अनुसरण करना चाहता है तो उसे इसी तरह की ताकत सामने लानी होगी, अन्यथा उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो 5 बार खाली हाथ लौटा। हालांकि आखिरकार उसे गोल्डन सैवेज ऑक्स की कमजोरी का पता चल गया। जब तक वह 2 राउंड तक चल सकता है, वो गोल्डन सैवेज ऑक्स का ध्यान आकर्षित करेगा। आपकी सहायता से मुझे इस गोल्डन सैवेज बैल को एक झटके में मारने का भरोसा है। चारों ने अर्जुन देव पर अपनी निगाहें केंद्रित की। उन पर बहुत उम्मीदें लगाई। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो एक अवर ग्रेड मार्शल सम्राट के रूप में राजधानी को दस्तक दे सकता था। वे उसे निराश नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम होती गई, अर्जुन देव धीरे धीरे शांत हो गए। कुनलुन क्षेत्र में आने के बाद से यह सबसे खतरनाक समय था। अगर अर्जुन देव लापरवाह होता तो वो मौके पर ही मर सकता था। उनके जीवन के आदर्श और गौरव सभी धूल में बदल जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। मैं यहां बिल्कुल नहीं गिर सकता। अर्जुन देव ने एक दृढ़ अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने अपने शरीर में सभी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया और उसका मन अत्यधिक अलौकिक अवस्था में पहुंच गया। सोते हुए गोल्डन सैवेज ऑक्स की सतर्कता बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई। जब अर्जुन देव इससे 200 मीटर ऊपर उतरे तो उन्हें तुरंत महसूस हो गया। गोल्डन सैवेज ऑक्स के खड़े हुए कान थोड़े फड़के और उसने अपनी आंखें खोल दी। जब उसने अपनी दृष्टि में धुंधली आकृति को देखा तो उसकी सारी नींद गायब हो गई। हूं। गोल्डन सैवेज ऑक्स ने गंदी क्यूई का एक कौर थूक दिया जो एक निडर अशांति में बदल गया। उसके 4 मोटे पैर उभरे हुए थे और वो खड़ा हो गया। गोल्डन सैवेज ऑक्स, जो पहले से ही एक पहाड़ी की तरह था, एक और 20 मीटर बढ़ गया और भी भयानक लग रहा था। हवा में अर्जुन देव की ओर असीम दबाव बढ़ गया। प्राचीन जंगली क्यूई ने एक चोटी रैंक 8 स्पिरिट बीस्ट की क्रूर आभा के साथ मिलकर अर्जुन देव को एक छोटे से पहाड़ की तरह दबा दिया। अर्जुन देव घबराए नहीं। उन्होंने अपने रक्त में मोनार्क ब्लड ग्रास की ऊर्जा को सक्रिय किया। प्राचीन संप्रभु की आभा का एक निशान बाहर निकल गया और बढ़ती आभा से टकरा गया। बैंग! अदृश्य शून्य में एक तेज दबी हुई आवाज थी। 2 आभा की शक्ति अचानक फट गई और विशाल घाटी में हवा का एक तेज झोंका आया। चट्टान पर सवार 4 लोग अर्जुन देव को घूर रहे थे। अर्जुन देव के अगले प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि वह एक भी आदान प्रदान नहीं कर पाता तो उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते। ये देखकर कि अर्जुन देव ने उसकी नींद में खलल डाला था और यहां तक कि उसकी आभा से टकराने की हिम्मत भी की थी, गोल्डन सैवेज बैल पूरी तरह से क्रोधित हो गया। इसने जमीन से धक्का दिया और उसका विशाल शरीर ऊपर उठ गया। गोल्डन सैवेज ऑक्स का विशाल शरीर अचानक उड़ते हुए एक छोटे से पहाड़ की तरह लग रहा था।
ये बहुत अजीब लग रहा था। इसके अलावा इस छोटे से पहाड़ की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी, जो सभी की अपेक्षाओं को पार कर गई थी। अर्जुन देव के हाव भाव डूब गए। वह जानता था कि वह इस गोल्डन सैवेज ऑक्स के हमले को चकमा नहीं दे सकता। हरमन अरोड़ा और अन्य लोगों के लिए अवसर पैदा करने से पहले उसे इस गोल्डन सैवेज ऑक्स को पूरी तरह से क्रोधित करने की आवश्यकता थी। निडर ड्रैगन मुट्ठी। उसके शरीर में वाइटल क्यूई बढ़ गया क्योंकि अर्जुन देव उग्र रूप से दहाड़ने लगा। उसने अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में जकड़ लिया और उसके शरीर में खून एक हरे रंग के अजगर के सिर के रूप में बढ़ गया। उसने चार्जिंग गोल्डन सैवेज ऑक्स को चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उसने गोल्डन सैवेज ऑक्स के सिर पर मुक्का मारा। बैंड। अजगर का सिर दहाड़ने लगा। अर्जुन देव का मुक्का ऐसा लगा जैसे वह ठंडे लोहे से बने पहाड़ से टकरा गया हो। यह भारी और ठोस अड़िग था। अर्जुन देव के होठों के कोने से खून बह निकला। गोल्डन सैवेज ऑक्स ने तुरंत उसे उड़ने के लिए भेज दिया। एक बड़ी शक्ति उसके शरीर में उमड़ पड़ी। उसका पूरा हाथ सुन्न महसूस हुआ और उसने सारी भावना खो दी। अर्जुन देव के आंतरिक अंग, हृदय, यकृत, पित्ताशय की थैली, गुर्दे और प्लीहा लगातार एक मूसलाधार बल से पीड़ित हो रहे थे, जिससे उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। इस तरह के एक भयानक प्रहार ने अर्जुन देव की रक्तलोलुपता को जगा दिया। अर्जुन देव हवा में तैर गए और गोल्डन सैवेज बैल को फिर से अपनी ओर उड़ते हुए देखा। अर्जुन देव का शरीर नीचे डूब गया क्योंकि उन्होंने अपने सुन्न दाहिने हाथ को घुमाया। फिर उसने निडर ड्रैगन पंजा को मार डाला और बिना चकमा दिए गोल्डन सैवेज ऑक्स पर हमला किया। ची ची। नीले रंग के ड्रैगन पंजे ने गोल्डन सैवेज ऑक्स के चेहरे पर 5 घाव छोड़ दिए। खून तुरंत बह निकला। अच्छा, जब चट्टान पर बैठे 4 लोगों ने देखा कि न केवल अर्जुन देव ठीक है, बल्कि वो गोल्डन सैवेज बैल को घायल करने में भी कामयाब रहे, तो वे सभी अपने दिल में खुश हो गए। हरमन अरोड़ा ने उदास होकर कहा, एक कदम उठाने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार हम इस बूढ़े बैल को वश में करने की पूरी कोशिश करेंगे। गोल्डन सैवेज बैल क्रोधित था। वह मुड़ा और अपने 10 मीटर लंबे सामने के खुर को पीछे खींच लिया। इसे अर्जुन देव पर झटका दिया। अगर गोल्डन सैवेज ऑक्स ने उस पर हमला किया तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, भले ही वो मर न जाए। अर्जुन देव ने इसे सीधे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव के पैरों के तलवों पर एक्यूपॉइंट खुल गए। उस पल में उसकी आकृति चमक उठी और बैल के खुर को पार कर गई। जैसे ही बैल का खुर शून्य से होकर गुजरा, नग्न आंखों से दिखाई देने वाली लहरें सभी दिशाओं में तेजी से फैल गई। बैंड। जब लहरें फैल गई तो चकमा देने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन देव ने जल्दी से 2 ढालें निकाली और उनमें अपनी सर्वोत्कृष्टता डाल दी, जिससे एक सीलबंद जगह बन गई। हूची। जब लहरें ढालों से टकराई तो अर्जुन देव तोप के गोले की तरह वापस उड़ गए। वो घाटी की चट्टान से टकरा गया और उसमें गहराई तक डूब गया। बस लहरें पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी। अगर अर्जुन देव वास्तव में बैल के खुर से टकरा गए तो परिणाम भयानक होंगे। हमला। इस समय गोल्डन सैवेज बैल अर्जुन देव से पूरी तरह से विचलित हो गया था। यह आक्रमण करने का अच्छा अवसर था। हरमन अरोड़ा चिल्लाया और पहले बाहर कूद गया। कुल्हाड़ी ने ठंडी रोशनी दी। हरमन अरोड़ा की आंखों में एक क्रूर भाव था और उसकी निडर आभा एक उग्र जंगली जानवर की तरह थी। अन्य 3 ने भी रास्ता नहीं दिया। उन सभी ने अपने हथियारों को पकड़ लिया और अपने सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया। बिना कुछ भी वापस पकड़े गोल्डन सैवेज ऑक्स को काट दिया। 4 मजबूत आभा के कारण घाटी में हवा लगातार बढ़ रही थी। जैसे ही क्विंटेसेंस बहता गया, इसने तेज हवाएं बनाई, जिससे धूल का असीम बादल उठ गया। गोल्डन सैवेज बैल ने अपना सारा ध्यान अर्जुन देव पर केंद्रित किया, जो अर्जुन देव को एक घातक झटका देने की तैयारी कर रहा था। अपने सींगों का उपयोग करके उसे चट्टान में टक्कर मार दी।
उसे उम्मीद नहीं थी कि घात लगाकर हमला होगा। डांग, 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 डांग। हथियार गोल्डन सैवेज बुल की रीढ़ की हड्डी के बीच में लगे, जिससे धातु की गड़गड़ाहट पैदा हुई जो लगातार बजती रही। हालांकि हरमन अरोड़ा की कुल्हाड़ी के अलावा, जिसने गोल्डन सैवेज ऑक्स के शरीर पर एक भयानक घाव छोड़ दिया, अन्य 3 ने केवल उथले घाव छोड़े जो व्यावहारिक रूप से नगण्य थे। हरमन अरोड़ा के हाव भाव तब बदल गए जब उन्होंने गोल्डन सैवेज ऑक्स के घावों से खून बहते देखा। उसने कहा, अरे नहीं, ये गोल्डन सैवेज ऑक्स की घातक कमजोरी नहीं है। चलो जल्दी चलते हैं। हालांकि अब जाने में बहुत देर हो चुकी थी। गोल्डन सैवेज बैल दर्द में बुरी तरह दहाड़ने लगा, जिससे सभी का दिल कांप उठा। पा गोल्डन सैवेज बैल ने अपनी लंबी पूंछ को क्रूरता से घुमाया। इसमें 10 लाख किलोग्राम से अधिक बल था, जिससे हवा कांपने लगी। रॉबिन अयर समय पर चकमा नहीं दे सके और उन्हें उड़ते हुए भेज दिया गया। रॉबिन अयर ने मुंह से खून की उल्टी की। उसकी छाती पर भीतरी बनियान पर एक गहरा चाबुक का निशान दिखाई दिया। चाबुक से बल ने तुरंत उसकी कुछ पसलियों को तोड़ दिया। गोल्डन सैवेज ऑक्स हवा में घूम गया और अपना सींग आगे बढ़ा दिया। ये प्रहार, जो एक पहाड़ को तोड़ सकता था, ऐसा लग रहा था कि ये हरमन अरोड़ा पर हमला करने वाला है। हरमन अरोड़ा के हाव भाव गंभीर हो गए। जीवन और मृत्यु के क्षण में उसने अपनी कुल्हाड़ी को अपनी छाती के सामने क्षैतिज रूप से रखा। उनकी सर्वोत्कृष्टता बढ़ गई और 2 सेंटीमीटर मोटी एक कठिन बाधा बन गई। काका, बैल का सींग आसानी से बैरियर को फाड़ देता है और कुल्हाड़ी से टकरा जाता है। हर जगह चिंगारी उड़ गई और बल ने हरमन अरोड़ा के हाथ से कुल्हाड़ी को खटखटाया। फिर कुल्हाड़ी हवा में उड़ गई। हरमन अरोड़ा की निर्णय लेने में त्रुटि और तात्कालिक पलटवार ने स्थिति को अराजकता में डाल दिया। चारों उग्र गोल्डन सैवेज ऑक्स के हमले की सीमा के संपर्क में थे और वे गंभीर खतरे में थे। यदि वे गोल्डन सैवेज ऑक्स को मारने में विफल रहे तो वे अपनी जान भी गंवा सकते हैं। दूरी में एक विशाल पेड़ पर परिवार के नाम यान वाले किसान ने यह दृश्य देखकर मुस्कुराहट प्रकट की। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि मुझे कोई कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वे इस बार फिर से असफल होंगे। शिव। बस इसी समय आसमान में बादल अचानक बदल गए। घाटी में एक नीली रोशनी चमक रही थी, जो पूरी पर्वत श्रृंखला को कवर कर रही थी। परिवार के नाम यान के साथ कृषक की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि सफेद वस्त्र पहने ब्लेड्समैन, जिसके बारे में उसने ज्यादा नहीं सोचा था, वह चट्टान से बाहर निचोड़ा गया था और दूर से गोल्डन सैवेज ऑक्स पर मुक्का मारा था। आकाश को जलाना। एक प्राचीन ब्लू ड्रैगन असीम नीले बादलों में सरपट दौड़ा। वह भयंकर रूप से दहाड़ता है, स्वर्ग की शक्ति को ले जाता है क्योंकि ये उग्र रूप से मुक्का मारता है। एक विशाल ड्रैगन पंजा बादलों को जकड़कर फाड़ दिया, आकाश से उतर रहा था और गोल्डन सैवेज ऑक्स की पीठ से टकरा गया था। विशाल घाटी में बहुत देर तक धरती को हिलाने वाली आवाज गूंजती रही। गोल्डन सैवेज ऑक्स की पहाड़ी आकार की आकृति एक जोर से धमाके के साथ जमीन पर उतरी। अर्जुन देव ने 50,000 किलोग्राम के गोल्डन सैवेज बैल को एक मुक्के से मार गिराया, जिससे जमीन कांप उठी और आसमान हिल गया। परिवार के नाम यान के साथ कृषक थोड़ा अंतर था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सफेद वस्त्र वाला ब्लेड्समैन, जिसके बारे में वह ज्यादा नहीं सोचता था, दूर से एक मुक्के से ज्वार को मोड़ने में सक्षम होगा। गोल्डन सैवेज बैल के विशाल शरीर का वजन 50 किलोग्राम से अधिक था। जब अर्जुन देव ने उसे मुक्का मारा तो वह आसमान से गिर गया। गोल्डन सैवेज ऑक्स के जमीन पर गिरने के बाद वो कई बार गिरा। पूरी घाटी लगातार हिलती रही और चट्टानों से गिर गई। गोल्डन सैवेज ऑक्स के 4 अंग जमीन से उछल गए और उसका बोझिल शरीर फुर्ती से खड़ा हो गया। जब गोल्डन सैवेज बैल ने अर्जुन देव को चट्टान पर खड़ा देखा तो उसकी आंखों में आग उगल दी। ये क्रोधित था। एक क्षेत्र के अधिपति के रूप में एक महत्वहीन मानव ने वास्तव में
इसे हवा में गिरा दिया था। इसे पहले कभी ऐसा झटका नहीं लगा था। थंप! गोल्डन सैवेज बैल अपने सामने के अंगों के साथ जमीन पर गिर गया और 10 लाख किलोग्राम से अधिक बल विस्फोट हो गया। पतली हवा से जमीन पर अनगिनत दरारें दिखाई दी। दरारें धीरे धीरे बड़ी होती गई और जल्द ही गहरी खड्डों में बदल गई। गोल्डन सैवेज बैल की सूजी हुई सुनहरी आंखें अर्जुन देव पर मजबूती से बंद हो गई। वो बेरहमी से दहाड़ता है और अपने सामने के पैरों को हवा में ऊंचा उठाता है। फिर वो अपने पिछले पैरों से जमीन पर गिर गया। शिव! गोल्डन सैवेज ऑक्स का विशाल शरीर धनुष छोड़ने वाले तीर की तरह हवा में चला गया। ये अविश्वसनीय रूप से तेज था। गोल्डन सैवेज ऑक्स के विशाल शरीर और हवा के बीच घर्षण ने गड़गड़ाहट वाली ध्वनि बूंद दी जो बादलों में उड़ गई। आकाश में बादल छंट गए और सूरज चमक उठा। तीव्र प्रकाश की रोशनी के तहत गोल्डन सैवेज ऑक्स के सुनहरे फर ने एक चमकदार रोशनी दी। ये एक प्राचीन जंगली जानवर की तरह लग रहा था। इसकी आभा आकाश और जमीन को हिला रही थी। अर्जुन देव ने थोड़ा चौंकाया चेहरा दिखाया, लेकिन वह घबराए नहीं। ड्रैगन की दहाड़ उसके शरीर में गूंज उठी। एक प्राचीन संप्रभु की आभा का निशान गोल्डन सैवेज ऑक्स की आभा से टकरा गया, जिससे गोल्डन सैवेज ऑक्स की आभा को उसके क्विंटेसेंस के संचलन को प्रभावित करने से रोका जा सका। गोल्डन सैवेज ऑक्स के पैरों के नीचे एक ब्लू ड्रैगन दिखाई दिया। एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में वह अर्जुन देव को आकाश में ले गया। बूम! जैसे ही गोल्डन सैवेज बैल पीछे हटी, उस चट्टान से एक जोरदार गड़गड़ाहट आई जहां अर्जुन देव खड़े थे। जब गोल्डन सैवेज ऑक्स उसमें टकराया तो पूरी चट्टान ढह गई। चट्टानें बहती नदी की तरह नीचे गिर गई। अर्जुन देव चौंक गए। अगर वह बाद में पीछे हट जाता तो चाहे उसका भौतिक शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता। अपना पहला हमला विफल होने के बाद गोल्डन सैवेज ऑक्स कीचड़ के ढेर से फिर से आकाश में उड़ गया। इसके चारों खुरों ने हवा में दौड़ते हुए सुनहरी लपटें छोड़ी। खुर का हर कदम, जो सुनहरी लपटों से घिरा हुआ था, शून्य को चकनाचूर करने के लिए लग रहा था, क्योंकि ये बिना रुके कांप रहा था। इसकी गति भी पल भर में दोगुनी हो गई। गोल्डन सैवेज ऑक्स की सुनहरी आंखों में क्रोध की लपटें जल उठीं। अर्जुन देव को मारने के लिए ये गोल्डन सैवेज बैल वास्तव में क्रोधित था। एक और 2 ड्रैगन दहाड़ गूंज उठी। अर्जुन देव के चारों ओर 2 और ब्लू ड्रैगन दिखाई दिए और वो हवा की तरह चले गए। अर्जुन देव एक अजीब चाप में चले गए, गोल्डन सैवेज बैल के हमले को चकमा देते हुए। फिर वो गोल्डन सैवेज ऑक्स के पास पहुंचा और उसे फिर से मुक्का मारा। अर्जुन देव ने पंच में ज्यादा जोर नहीं लगाया, इसलिए इससे गोल्डन सैवेज बैल को चोट या खुजली नहीं हुई। हालांकि जब गोल्डन सैवेज बैल ने फिसलन भरे अर्जुन देव को उसके साथ खिलवाड़ करते देखा, तो उसके दिल में क्रोध और भी तेज हो गया। यह देखकर कि अर्जुन देव ने गोल्डन सैवेज बैल को पूरी तरह से नीचे गिरा दिया था, हरमन अरोड़ा और अन्य तीनों ने राहत की सांस ली। हरमन अरोड़ा ने अपना हाथ लहराया और विशाल कुल्हाड़ी उसकी मुट्ठी में लौट आई। फिर उसने अपने विशाल सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया और अपने शरीर में बढ़ती ऊर्जा को जल्दी से समायोजित किया। चहल, जिसकी पसलियां टूट गई थी, ने दर्द को सहन किया और अपनी टूटी पसलियों को फिर से जोड़ने के लिए जबरन अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया। इस तरह वो कुछ समय के लिए अपनी युद्ध क्षमता नहीं खोएगा। क्या तुम ठीक हो, चहल? चारों के एक साथ इकट्ठा होने के बाद हरमन अरोड़ा ने चहल से पूछा। चहल ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, सौभाग्य से मेरे पास एक सुपीरियर ग्रेड इनर बनियान है, अन्यथा उस पूंछ का बल मुझे आधे में विभाजित करने के लिए पर्याप्त होता। रॉबिन एयर और अंजलि, जिन पर गोल्डन सैवेज बैल ने हमला नहीं किया था, ने अपने दिलों में जश्न मनाया। अंजलि ने अर्जुन देव की तरफ देखा और कहा, इस अर्जुन देव को कम करके नहीं आंका जा सकता। महत्वपूर्ण क्षण में उस मुक्के ने हमें इस शिकार से बचा लिया। पहले का दृश्य एक सांस में हुआ।
गोल्डन सैवेज ऑक्स ने 2 लोगों को हवा में गिरा दिया था। अगर अर्जुन देव का पंच नहीं होता तो नतीजा भयानक होता। इसके बारे में सोचकर ही डर से कांप उठता था। रॉबिन एयर ने सिर हिलाया और कहा, जब गोल्डन सैवेज ऑक्स पागल हो जाता है तो ये वास्तव में भयावह होता है। अर्जुन देव के यहां होने से हमारी जीत की संभावना काफी अधिक है। चहल ने समस्या की जड़ की ओर इशारा किया। ये उतना आशावादी नहीं है। अर्जुन देव ने उस पहले के पंच में अपनी सारी वाइटल क्यूई को जला दिया होगा। वह दूसरी बार ऐसा नहीं कर पाएगा। हमारे पास केवल एक मौका बचा है। यदि हम इसे नहीं ढूंढ सकते हैं तो हम केवल असफलता में ही लौट सकते हैं। हरमन अरोड़ा ने उदास होकर कहा, इस बार मैंने निर्णय लेने में गलती की। इसकी रीढ़ की हड्डी के अलावा एकमात्र घातक बिंदु इसकी गर्दन है। दरअसल इसके लिए हरमन अरोड़ा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। गोल्डन सैवेज ऑक्स जैसे उच्च रैंक वाले स्पिरिट बीस्ट के बारे में दयनीय रूप से बहुत कम जानकारी थी। सब कुछ खुद ही पता लगाना था। बिना किसी गलती के घातक बिंदु का पता लगाना संभव नहीं था। अन्यथा गोल्डन सैवेज ऑक्स इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रहता और इस जगह का अत्याचारी नहीं बनता। रॉबिन एयर ने कहा, यह ठीक है। हमने अपनी हेवन रैंक वाली मार्शल तकनीकों का भी उपयोग नहीं किया है। हमारे पास अभी भी एक अच्छा मौका है। चारों ने जल्दी से पहले की लड़ाई को संक्षेप में प्रस्तुत किया। फिर वे आकाश की ओर देखते हुए चुप रहे। अर्जुन देव को, जिसका गोल्डन सैवेज बैल द्वारा पीछा किया जा रहा था। स्थिति रोमांचकारी और तीव्र थी। गोल्डन सैवेज बुल का फर सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसकी आभा हिंसक और भयानक थी। ये विशेष रूप से उन 4 खुरों के लिए था जो सुनहरी लपटों से घिरे हुए थे। खुरों की ताकत और भी आश्चर्यजनक थी। जैसे ही उन्होंने गोली मार दी, आकाश गड़गड़ाहट कर रहा था और सभी दिशाओं में लहरें उठने लगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि गोल्डन सैवेज ऑक्स चौंकाने वाला बड़ा था, लेकिन यह बिल्कुल भी धीमा नहीं था। अर्जुन देव को किसी भी क्षण मरने का खतरा था, लेकिन जितना अधिक उन्होंने देखा, वे उतने ही अधिक चौंक गए। ऐसी खतरनाक स्थिति में अर्जुन देव हमेशा खतरे को सुरक्षा में बदल सकते हैं। ब्लू ड्रैगन पर सवार होकर अर्जुन देव कभी कभी आश्चर्यजनक शक्ति के साथ विस्फोट करते थे। समय समय पर कुछ मृत्यु स्थितियों को चकमा देते थे। अर्जुन देव के चारों ओर 2 ब्लू ड्रैगन नृत्य कर रहे थे और शुभ बादल दिखाई दिए जो अर्जुन देव को घेरे में ले गए थे। कभी कभी अर्जुन देव गोल्डन सैवेज बैल पर हमला करते थे, उसे वापस लुभाते थे। तो फिर अपनी चाल चलो। एक स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीक को निष्पादित करें और मेरे लिए उसे मारने का अवसर पैदा करें। हरमन अरोड़ा ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। फिर उन्होंने तीनों को फिर से आगे बढ़ाया। आज उनके लिए यही एकमात्र मौका था। उन्हें सफल होना था। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और 4 लोगों को उड़ते हुए देखा। वह जानता था कि गोल्डन सैवेज ऑक्स फिर से पागल हो जाएगा, इसलिए उसने अपना गार्ड उठाया। बेर खिलना तलवार प्रदर्शनी। अंजलि ने हाथ में तलवार पकड़ी और पहले अपनी इंफीरियर ग्रेड हेवन रैंक वाली मार्शल तकनीक को अंजाम दिया। जैसे ही तलवार की रोशनी ने नृत्य किया, इसने अनगिनत 7 पंखुड़ियों वाले बेर के फूल बनाए। सांसारिक दुनिया में बेर के फूल ताजा और सुरुचिपूर्ण, सुंदर और सुगंधित थे। जब पंखुड़ियां खिलती थी तो वे आंख को भाती थी। हालांकि ये बेर के फूल शुद्ध तलवार क्यूई से बने थे। उन्होंने धातु की अविनाशी स्थिति को भी समाहित किया, जिससे उन्हें मारने के लिए तेज हथियारों में बदल दिया गया। जैसे ही पंखुड़ियां हवा में नृत्य कर रही थी, तलवार क्यूई ने हवा में भर दिया। हवा में धूल के सभी छोटे कणों को शून्य में काट दिया। अंजलि ने तलवार पकड़ने वाले हाथ को धीरे से हिलाया और पंखुड़ियां एक साथ इकट्ठी हो गई, जिससे एक विशाल बेर का फूल बन गया जो गोल्डन सैवेज ऑक्स पर कटा हुआ था। रॉबिन एयर गोल्डन सैवेज ऑक्स के बाईं ओर थे।
उनकी हेवन रैंक वाली मार्शल तकनीक अंजलि की तरह खूबसूरत नहीं थी, हालांकि इसकी आभा चौंकाने वाली थी। तारों की रोशनी से भरी तलवार क्यूई के 7 तार रॉबिन एयर के सिर के ऊपर तैर रहे थे। तलवार क्यूई के 7 धागे सिर से पूंछ तक जुड़े हुए थे, जिससे तलवारों की एक शानदार अंगूठी बनती थी। इस कदम को चंद्रमा के चारों ओर 7 सितारे कहा जाता था। दुर्भाग्य से रॉबिन एयर को इसे पूरी तरह से समझ में नहीं आया था, इसलिए वह चंद्रमा को बाहर लाने में सक्षम नहीं थे, अन्यथा इसकी ताकत काफी बढ़ गई होती। दूसरी ओर चहल ने अपनी हेवन रैंक मार्शल तकनीक को भी अंजाम दिया। तलवार क्यूई के अनगिनत तार घाटी की जमीन से निकली और चहल के शरीर पर इकट्ठे हो गए। स्वर्ग और पृथ्वी तलवार दिल। चहल ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और पूर्व से एक मोटी तलवार की रोशनी उड़ गई। स्वर्ग की तलवार और पृथ्वी की तलवार एक में विलीन हो गए। चहल ने अपनी तलवार आगे बढ़ाई और तलवार क्यूई के 2 मोटे ड्रैगन तलवार पर दिखाई दिए। उन तीनों ने एक ही समय में अपनी स्वर्ग और पृथ्वी मार्शल तकनीकों को अंजाम दिया। उसी पल में आकाश का रंग बदल गया। काले बादलों ने आकाश को ढक लिया, जिससे धधकती धूप रुक गई। अर्जुन देव का पीछा करते हुए गोल्डन सैवेज बैल को लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह प्रतिक्रिया देना चाहता था, लेकिन हेवन रैंक मार्शल तकनीक को पहले ही निष्पादित किया जा चुका था। चकमा देना इतना आसान नहीं था। बैंड बैंड बैंड। बेर के खूल वाली तलवार क्यूई सबसे पहले आई और उसने खुद को गोल्डन सैवेज ऑक्स की पीठ में गहराई से गाड़ लिया। फिर फूलों की पंखुड़ियां बिखर गई और गोल्डन सैवेज ऑक्स के शरीर में उग्र रूप से घूमते हुए तलवार क्यूई के अनगिनत धागों में बदल गई। अंजलि के हाव भाव ठंडे पड़ गए। वो अपनी तलवार के साथ पहुंची और जल्दी से उसे गोल्डन सैवेज ऑक्स के घाव में घोंप दिया, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगा। इससे पहले कि गोल्डन सैवेज ऑक्स प्रतिक्रिया कर पाता, रॉबिन एयर के साथ सितारे चंद्रमा और चहल के स्वर्ग और पृथ्वी तलवार दिल एक ही समय में पहुंचे गोल्डन सैवेज ऑक्स की तरफ के भयानक घावों को फाड़ दिया। खून की तलवारें उड़ गई और 3 तलवारें गोल्डन सैवेज ऑक्स के घाव में गहराई से वार हुई। उन तीनों ने अपनी तलवारें दोनों हाथों से पकड़ रखी थी और बिना रुके अपनी सर्वोत्कृष्टता को तलवारों में डाल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोल्डन सैवेज ऑक्स ने कैसे संघर्ष किया, उन्होंने इसे हवा में जगह पर रखा। वे तीनों पीले पड़ गए। उनकी तलवारों से एक मजबूत बल आया और उन्हें लगा कि गोल्डन सैवेज बैल उन्हें किसी भी क्षण दूर फेंक सकता है। हवा में मौजूद हरमन अरोड़ा को पता था कि वे तीनों ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। उसने उस स्थान को देखा जहां गोल्डन सैवेज ऑक्स का सिर और शरीर जुड़ा हुआ था। इसके बारे में सुनिश्चित करने के बाद उसने जल्दी से अपनी अवर ग्रेड हेवन रैंक मार्शल तकनीक को अंजाम दिया। कुल्हाड़ी के ब्लेड पर एक विशाल नीला कुल्हाड़ी की छवि साकार हुई। जब कुल्हाड़ी कट गई तो उसने हवा को आधा काट दिया, जैसे कि वह पहाड़ हो। 2 हवाएं बीच में विभाजित हो जाती हैं, जिससे घाटी में 2 20 मीटर ऊंचे बवंडर बनते हैं। फिर वे दोनों तरफ फैल गए। गड़गड़ाहट। बवंडर चट्टानों से टकरा गए, एक चौंकाने वाली विनाशकारी शक्ति के साथ फूट पड़े। हर जगह चट्टानें उड़ गई और चट्टानें ढह गई। बवंडर के दोनों किनारों पर अनगिनत चट्टानें तैर रही थी, ऊपर की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन देव साइड में चले गए। वह जानता था कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है। इस तरह के एक शक्तिशाली हमले के साथ, जब तक ये एक घातक स्थान पर हमला करता है, गोल्डन सैवेज ऑक्स निश्चित रूप से मर जाएगा। कुल्हाड़ी के आने से पहले नीला प्रकाश छवि ने गोल्डन सैवेज ऑक्स की सख्त त्वचा को फाड़ दिया। खून फव्वारे की तरह बाहर निकल गया। हरमन अरोड़ा का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह जानता था कि इस बार उसे सही व्यक्ति मिल गया है। उसने तुरंत अपने सर्वोत्कृष्टता का उत्पादन बढ़ा दिया। एक बार में इस बैल के सिर को काटने की तैयारी की। शिव। हालांकि बस इसी समय कुछ अजीब हुआ।
घाटी के प्रवेश द्वार से एक तेज तलवार की रोशनी तेजी से उड़ गई। तलवार क्यूई एक खंभे की तरह थी जो एक चमकदार रोशनी दे रही थी। तलवार का इरादा हवा की तरह था और उसकी हत्या क्यूई चौंकाने वाली थी। तलवार बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ी, हरमन अरोड़ा की छाती की ओर धधती हुई। जब तक हरमन अरोड़ा गोल्डन सैवेज ऑक्स पर हमला करना जारी रखेगा, तब तक वह इस तलवार के हमले से बच नहीं पाएगा। यहां तक कि अगर वह बैल का सिर काटने में कामयाब हो गया, तब भी वह मर जाएगा। अंजलि और अन्य दो के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। अगर हरमन अरोड़ा ने अपनी कुल्हाड़ी से नहीं काटा, तो वो गोल्डन सैवेज बैल को मार डालेगा। गोल्डन सैवेज ऑक्स के मुक्त संघर्ष करने और गंभीर चोटों के बाद इसका पलटवार बेहद भयानक होगा। उन तीनों ने बड़ी मात्रा में क्विंटेसेंस समाप्त कर दिया था, इसलिए उन्हें गोल्डन सैवेज ऑक्स के भारी क्रोध का खामियाजा भुगतना होगा। हालांकि अगर हरमन अरोड़ा काट दिया जाता है, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जिस व्यक्ति ने हमला किया वो उन तीनों से कमजोर नहीं था। बचने की कोई संभावना नहीं होगी। इस तलवार के अचानक प्रकट होने से अच्छी स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और खतरा आसन्न था। या तो हरमन अरोड़ा मर गया और उन तीनों की मदद की, या उसने इस तलवार के प्रहार को रोक दिया और वे तीनों मर जाएंगे। हरमन अरोड़ा को अपने दिल में संघर्ष महसूस हुआ। उसने अपने चेहरे पर अत्यधिक क्रोध दिखाया। हालांकि वो कितना भी क्रोधित क्यों न हो, बिजली की तेज तलवार की रोशनी उसके सामने पहले ही आ चुकी थी। उसे एक निर्णय लेना था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या फैसला किया, हरमन अरोड़ा इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इससे उनके लिए निर्णय लेना कठिन हो गया। हमला करने वाले व्यक्ति का समय बहुत ही शातिर था। जब तलवार की रोशनी आई, तो हरमन अरोड़ा को अभी भी नहीं पता था कि क्या करना है। अर्जुन देव का चेहरा डूब गया। ऐसा लग रहा था कि हरमन अरोड़ा कोई हृदयहीन व्यक्ति नहीं था। हालांकि हरमन अरोड़ा ने अभी भी कोई फैसला नहीं लिया। हरमन अरोड़ा न केवल मर जाएगा, बल्कि वह दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। हमला करने वाले व्यक्ति के होंठ एक अहंकारी मुस्कान में मुड़ गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह तलवार का प्रहार इतना प्रभावी होगा। जब तक हरमन अरोड़ा कोई फैसला नहीं लेता, तब तक ये तलवार हड़ताल उनके गुट के लोगों को खत्म करने में सक्षम होगी। बैंग! एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में ब्लू ड्रैगन की छवि पर हवा में खड़े अर्जुन देव हरमन अरोड़ा के पास पहुंचे। अर्जुन देव ने अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया और कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने हथेली पर प्रहार किया और हरमन अरोड़ा के शरीर पर वार किया। एक बढ़ती ऊर्जा बाहर निकल गई। हरमन अरोड़ा की हथेली पर प्रहार ने हरमन अरोड़ा को उड़ दिया। संयोग से तलवार की रोशनी हरमन अरोड़ा के पास से गुजरती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अंजलि और अन्य दो ने कुछ कहना चाहते हुए अपना मुंह थोड़ा खोला, हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं की। इस समय गोल्डन सैवेज ऑक्स अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था। यदि वे सावधान नहीं होते, तो वे हवा में उड़ जाते और गोल्डन सैवेज ऑक्स के क्रोध का सामना करते। जब अर्जुन देव ने गोल्डन सैवेज बैल की गर्दन पर घाव देखा, तो उनके हाव भाव गंभीर हो गए। वह जानता था कि उसे एक कदम उठाना होगा, अन्यथा अगर अंजलि और अन्य दो क्विंटेसेंस से बाहर भाग गए, तो केवल मौत ही उनका इंतजार कर रही थी। अर्जुन देव ने अपना बायां हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और ब्रह्मांड की अंगूठी से चंद्र छाया कृपाण को बाहर निकाला। फिर उसने कृपाण की मूठ को कसकर पकड़ लिया। उसकी सर्वोत्कृष्टता बढ़ गई और उसके पीछे एक विशाल समुद्र दिखाई दिया। नीला समुद्र उफन, विशाल और असीम। फिर पानी के 999 खंभे आकाश में उड़ गए। अर्जुन देव ने बिजली की गति से चंद्र छाया कृपाण को खींचा। जब ब्लू ड्रैगन समुद्र से बाहर कूद गया, तो पहाड़ और नदियां बिखर गई और पानी उल्टा बहने लगा। जब ब्लू ड्रैगन दिखाई दिया, तो उसने खुद को कृपाण में डाल दिया।
जिससे 3 किलोमीटर लंबी रोशनी बन गई जो आकाश की ओर इशारा करती थी और जमीन पर खड़ी हो जाती थी। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। वो एक झटके में बैल का सिर नहीं काट सका। अर्जुन देव ने अपने और हरमन अरोड़ा के बीच क्विंटेसेंस के अंतर को समझा। अर्जुन देव के सही 60% समझ वाले कृपाण के इरादे ने 3 किलोमीटर लंबी कृपाण रोशनी को बांध दिया, जिससे ये 300 मीटर लंबी लेकिन सघन और तेज ड्रैगन के आकार की कृपाण रोशनी में बदल गई। जब नीचे गोल्डन सैवेज ऑक्स को मौत का खतरा महसूस हुआ तो वो और भी अधिक तीव्रता से संघर्ष करने लगा। उसकी पीठ बेतहाशा पीटा गया और अंजलि ने एक कौर खून की उल्टी कर दी क्योंकि उसे वापस फेंक दिया गया था। जब संतुलन टूटा तो चहल और रॉबिन एयर बल का सामना नहीं कर सके। उन दोनों ने खून की बड़ी कौर की उल्टी की और अपने हथियारों से क्रूर बल द्वारा वापस फेंक दिए गए। गोल्डन सैवेज ऑक्स ने अपनी बेड़ियों से मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली। काका, जैसे ही गोल्डन सैवेज बैल एक नरसंहार शुरू करने वाला था, अर्जुन देव ने 300 मीटर लंबे ब्लू ड्रैगन को मूर्त रूप दिया और अपनी कृपाण घुमाई। तुरंत ही खून झरने की तरह बिखर गया, जिससे अर्जुन देव के सफेद वस्त्र लाल हो गए। विशाल बैल का सिर हवा में उड़ गया। उसकी आंखें खुली हुई थी क्योंकि वह एक शिकायत के साथ मर गया था। उस तलवार की रोशनी का मालिक अभी मुड़ा ही था जब उसने ये अकल्पनीय दृश्य देखा। उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। अभी कुछ देर पहले स्थिति खतरे से भरी हुई थी। गोल्डन सैवेज ऑक्स की ऐसे ही मृत्यु कैसे हुई? हरमन अरोड़ा ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और क्रूरता से दहाड़ने लगा। फिर उसने तलवारबाज पर अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। तलवारबाज हड़बड़ाकर अवरुद्ध हो गया और हरमन अरोड़ा द्वारा उड़ते हुए भेजा गया, जो खेदजनक स्थिति में भाग गया। हरमन अरोड़ा को इस तलवारबाज से हड्डी तक नफरत थी। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। पीछा करते ही उसका फिगर चमक उठा। बैंग! गोल्डन सैवेज ऑक्स की लाश तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। धीरे धीरे शांत होने से पहले थोड़ी देर के लिए जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी। लौकी के आकार की घाटी का इलाका पूरी तरह से नष्ट हो गया था। जमीन छेदों से भरी हुई थी, या तो खड्ड या गहरे छेद। आसपास की चट्टानें भी पहचान से परे ढह गई थी। घाटी के मुहाने से हवा चली। जीर्ण शीर्ण घाटी शांत थी। अंजलि और अन्य 2 बाघ के मुंह से बच गए थे। जब उन्होंने गोल्डन सैवेज बैल की लाश देखी तो खून से सने सफेद वस्त्र पहने अर्जुन देव को देखा। उनकी आंखें अविश्वास से भर गई। तुच्छ आंतरिक संप्रदाय के शिष्य अर्जुन देव ने उन्हें एक बार फिर चौंका दिया था, जिससे स्थिति बदल गई थी। इससे पहले अर्जुन देव लड़ने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग करते थे। उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें ये भूल दिया कि अर्जुन देव एक ब्लेड्समैन थे। जैसे ही उन्होंने कृपाण खींची, वे समझ गए कि उनके भौतिक शरीर और आंदोलन तकनीकों की तुलना में अर्जुन देव की कृपाण तकनीक सबसे शक्तिशाली थी। इस समय वे समझ गए कि यद्यपि अर्जुन देव की साधना कम थी और उनका युद्ध कौशल उनकी तुलना में कमजोर था, लेकिन ये इतना कमजोर नहीं था। जूनियर भाई अर्जुन, हमें वास्तव में इस बार आपको धन्यवाद देना है। अंजलि ने सोचना बंद कर दिया और गोल्डन सैवेज बैल के शरीर से अपना हथियार निकाल लिया। फिर वो अर्जुन देव को देखकर मुस्कुराई। रॉबिन एयर ने हंसते हुए कहा, मैं जिसकी सिफारिश करता हूं वो सभी को निराश कैसे कर सकता है? आइए पहले एक ब्रेक लें। जब सीनियर ब्रदर हरमन वापस आएगा तो हम इस गोल्डन सैवेज ऑक्स को विभाजित कर देंगे। इस व्यक्ति का पूरा शरीर एक खजाना है। केवल चहल चुप रहे। उसने अर्जुन देव की ओर देखा और उसे अस्पष्ट लग रहा था कि अर्जुन देव ने उस दिन जब उसके साथ मारपीट की थी तो उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अर्जुन देव जानते थे कि एक बार जब उन्होंने अपनी असली ताकत का खुलासा कर दिया तो ये अपरिहार्य था कि लोग उन्हें एक प्रतिद्वंदी के रूप में सोचेंगे। हालांकि उस समय स्थिति अत्यावश्यक थी, इसलिए वो बहुत अधिक परवाह नहीं कर सकता था। उसे अब इसका पछतावा नहीं था। 1 घंटे बाद, लानत है,
वो आदमी अभी भी दूर हो गया। तेज हवा चली और घाटी के प्रवेश द्वार से हरमन अरोड़ा की आकृति सबके सामने आ गई। हालांकि हरमन अरोड़ा के चेहरे पर मुस्कान भरी थी। वो बिल्कुल भी निराश नहीं लग रहा था। वो अर्जुन देव के सामने चला गया, अर्जुन देव के कंधे को जोर से थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ मत कहो। इस बार आपने मेरी जान बचाई, आपने हमारी जान बचाई। आपने हमें सैवेज युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त करने में भी मदद की। इस बार आपको 30% फसल मिलेगी और चुनने में आपको प्राथमिकता मिलेगी। क्या किसी को कोई आपत्ति है? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई आपत्ति नहीं। रॉबिन एयर को इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा, ये ठीक है, ये वही है जो ये होना चाहिए। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण क्षणों में एक कदम उठाया। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। जब चहल ने स्थिति देखी तो उन्होंने ये संकेत देने के लिए अपना सिर हिलाया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। गोल्डन सैवेज ऑक्स में एक प्राचीन जंगली जानवर का खून था। इसके अलावा यह एक चोटी रैंक 8 स्पिरिट बीस्ट थी। उसका पूरा शरीर एक खजाना था। स्वाभाविक रूप से सबसे मूल्यवान हिस्सा इसका स्पिरिट कोर था। इसके प्रभाव बिना कहे चले गए। ये सीधे एक किसान की खेती को बढ़ा सकता है। इसके अलावा इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं था। यहां तक कि रैंक 9 औषधीय गोली से भी बेहतर। इसके बाद उसके सिर पर सुनहरे सींगों की जोड़ी थी। वे सुनहरे सींग फ्रॉस्ट आयरन से भी सख्त थे। उन्हें एक उच्च रैंक वाले स्पिरिट वेपन में पॉलिश किया जा सकता है या पीक ग्रेड मेडिसिनल पिल को परिष्कृत करने के लिए पाउडर में पिसा जा सकता है। गोल्डन सैवेज ऑक्स के 4 अंगों पर सुनहरे खुर भी मूल्यवान थे। उनमें एक विशेष लौ थी जो गुप्त खजाने को बनाने के लिए एक आवश्यक सामग्री थी। गोल्डन सैवेज ऑक्स की रीढ़ में छिपे मज्जा में घनी सैवेज बीस्ट रक्तरेखा थी। ये बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेटर के लिए बहुत मददगार होगा। 10 मीटर लंबी गोल्डन सैवेज ऑक्स की पूंछ भी थी। कुछ शोधन के साथ इसे गोल्डन ऑक्स टेल विप में बनाया जा सकता है। चाबुक का इस्तेमाल करने वाले किसान इसे आसमान छूती कीमत पर बेच सकते थे। इनके अलावा गोल्डन सैवेज ऑक्स की खाल, हड्डियां, टेंडन, बीफ और खून भी मूल्यवान थे। हालांकि वे अन्य वस्तुओं से तुलना नहीं कर सके। 4 घंटे बाद हरमन अरोड़ा, जिसने गोल्डन सैवेज ऑक्स को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया था, ने गोल्डन सैवेज ऑक्स के सींग का एक टुकड़ा उठाया, जिसे अपनी पहली वरिष्ठ बहन बेईदेही को सौंपने के प्रमाण के रूप में। फिर उन्होंने सबसे मूल्यवान सामग्री की ओर इशारा किया और अर्जुन देव से कहा, छोटे भाई अर्जुन, आप पहले चुने। आप 2 चुन सकते हैं, गोल्डन सैवेज ऑक्स का सिंग, गोल्डन सैवेज ऑक्स का स्पिरिट कोर। गोल्डन सैवेज ऑक्स की पूंछ और सैवेज बीस्ट का खून सभी अमूल्य थे। उन्होंने अर्जुन देव को बहुत लुभाया। हालांकि अर्जुन देव केवल 2 को ही चुन सके। उसे अपनी पसंद सावधानी से बनानी थी। सबसे पहले उन्होंने सबसे मूल्यवान सैवेज ऑक्स के स्पिरिट कोर को समाप्त कर दिया। दरअसल इस समय अर्जुन देव की साधना काफी कम थी। उसके पास सबसे ज्यादा कमी थी प्राकृतिक खजाने। हालांकि मानव हृदय की थाह पाना कठिन था। हालांकि हरमन अरोड़ा ने कहा था कि उन्हें 30% मिलेगा और पहले चुनने का अधिकार होगा। लेकिन अगर अर्जुन देव सिर्फ 2 खजाने ही नहीं लेंगे तो वह सबसे कीमती 2 भी लेंगे। लोगों को असंतुष्ट महसूस करने से बचना मुश्किल होगा। वे सोचेंगे कि उनके जैसा मेडल ग्रेड मार्शल सम्राट बहुत लालची था। सैवेज ऑक्स के स्पिरिट कोर को खत्म करने के बाद अर्जुन देव ने सैवेज बीस्ट के खून और गोल्डन सैवेज ऑक्स के सिंग को चुना। पूर्व अपने भौतिक शरीर को और मजबूत कर सकता है और बाद वाले का उपयोग जीवन बेस्टोवाल मंत्र में किया जा सकता है, जिससे उसे एक और तुरुप का पत्ता मिल सकता है। दूसरों के लिए ये बहुत उपयोगी खजाने नहीं थे, इसलिए वे कोई द्वेष नहीं रखते थे। अर्जुन देव को अपनी पसंद करते देख हरमन अरोड़ा ने मन ही मन उनकी तारीफ की। इस तरह के प्रलोभन का सामना करने पर भी अर्जुन देव अभी भी चुन सकते थे।
युवाओं के बीच अर्जुन देव के किरदार में से किसी को देखना दुर्लभ था। शेष 3 के लिए आप में से प्रत्येक एक को चुन सकता है। मुझे उनकी जरूरत नहीं है, हरमन अरोड़ा ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा। दरअसल हरमन अरोड़ा को उनकी जरूरत नहीं थी। वो पहले से ही एक अंतिम चरण सुपीरियर ग्रेड मार्शल सम्राट था। उसके लिए अपनी खेती बढ़ाने के लिए बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहना मुश्किल होगा। दूसरों को भर्ती करने के अधिकार के साथ एक सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में हरमन अरोड़ा में स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं थी। चूंकि वो उनका उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसे चुनने की जहमत नहीं उठाई जा सकती थी। हरमन अरोड़ा का केवल एक ही लक्ष्य था, सैवेज बैटलफील्ड में प्रवेश करना और ये देखना कि क्या वो किसी भी आकस्मिक मुठभेड़ में भाग सकता है जो उसे हाफसेज तक आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। उन तीनों ने सैवेज ऑक्स के खुर, चहल के स्पिरिट कोर और रॉबिन एयर के गोल्डन सैवेज ऑक्स की पूंछ का फैसला किया। उन सभी ने वह लिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। शेष विविध वस्तुओं के लिए अन्य 4 ने उनकी परवाह नहीं की। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और उन सभी को अपनी यूनिवर्स रिंग में रख दिया। गोल्डन सैवेज बैल का उपयोग राशन के रूप में किया जा सकता है। अन्य वस्तुओं के लिए वे उन्हें बड़ी राशि में बेच सकते थे। स्पिरिट स्टोन्स उन्हें न लेना बेकार होगा। खजाने को बांटने के बाद हरमन अरोड़ा अब झिझक नहीं रही थी। वह साहसपूर्वक हंसे और कहा, चलो चलते हैं कि सरस्वती हमसे 5 दिनों में गोल्डन सैवेज बैल को मारने की उम्मीद नहीं करेगी। जब वो इसे देखता है तो मैं उसकी अभिव्यक्ति देखना चाहता हूं। सो सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट के एक कोने में एक 10 मीटर लंबा लेकिन असाधारण रूप से फुर्तीला सफेद बंदर ऊंचे पेड़ों के बीच घूमता रहा। जैसे ही बंदर इधर उधर उछलता गया, हवा में केवल बाद की छवियां ही देखी जा सकती थी। जल्द ही ये केवल एक हाथ के साथ रह गया था। कभी कभी ये धीरे से पेड़ के तने को खींचता था और हवा में 5 या 600 मीटर की दूरी पर चलते हुए एक गेंद में बदल जाता था। सफेद बंदर को स्पिरिट फायर मंकी कहा जाता था। ये समूह में रहता था और सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट में गतिविधि की एक निश्चित सीमा थी। आम बंदरों के विपरीत इन बंदरों की नसों में हिंसक रक्त बह रहा था। उन्हें मांस और दिमाग खाना पसंद था। यह विशेष रूप से मानव काश्तकारों के दिमाग के लिए था। इसके अलावा वे बहुत बुद्धिमान थे और सभी प्रकार की युक्तियों को जानते थे जिनका उपयोग केवल मनुष्य ही कर सकते थे। स्पिरिट फायर बंदर अक्सर इन युक्तियों को सीखते थे और मानव काश्तकारों पर उनका उपयोग करते थे। वे उन आत्मिक जानवरों में से एक थे जिनमें मानव कृषक भाग नहीं चाहते थे। बंदर की ऊंचाई के आधार पर यह एक स्पिरिट फायर मंकी किंग था, जो सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट का अत्याचारी था। हालांकि इसने अपनी स्थिति खो दी थी और नए बंदर राजा द्वारा जनजाति से बाहर खदेड़ दिया गया था। हालांकि आज ये स्पिरिट फायर मंकी किंग, जो आमतौर पर डर से कांपता था, दूसरों द्वारा खेदजनक स्थिति में भागने के लिए पीछा किया जा रहा था। हाउटियन संप्रदाय के आधे सच्चे उत्तराधिकारियों ने इस बंदर को कई बार घेर लिया और अंत में इसका हाथ काट दिया। उन्होंने स्पिरिट फायर मंकी जनजाति के नियमों का इस्तेमाल करके इसे जनजाति से बाहर निकालने और उसे मारने के लिए सफेद बंदर के चारों ओर कई अलग अलग दिशाओं में उदास भावों वाले 4 युवक थे। ये जंगल के माध्यम से तेजी से चला गया। ऐसा लग रहा था कि इस सफेद बंदर को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा, जिसमें केवल एक हाथ बचा था। ये बंदर बहुत चालाक था। वह जानता था कि सरस्वती और अन्य लोग कितने शक्तिशाली थे और उनसे लड़ना नहीं चाहते थे। जैसे ही उसने चारों में से किसी एक को देखा, वो तुरंत भाग गया। पुसी, सरस्वती, जो गर्म पीछा कर रही थी, ने अचानक एक घनी तलवार क्यूई भेजी। तेज तलवार क्यूई 60 मीटर से अधिक लंबी थी और सफेद बंदर के सामने एक निश्चित दिशा में ऊंचे पेड़ों की एक पंक्ति को काट दिया। बूम, बूम, बूम। जंगल से पेड़ों के गिरने की आवाज आ रही थी। हालांकि सफेद बंदर ने चारों ओर देखा
और गिरते पेड़ों की दिशा में भागने का फैसला किया। इसके लंबे और पतले पैर धीरे से पेड़ के तने से धक्का देते हैं और आगे बढ़ते हुए एक सफेद छाया में बदल जाते हैं। पेड़ सफेद छाया के पीछे गिर गए। जब तक सभी पेड़ गिरे तब तक सफेद बंदर दिखाई नहीं दे सकता था। शिव शिव शिव। जंगल में कुछ आकृतियां अलग अलग दिशाओं से निकली और एक साथ इकट्ठी हुई। यदि सफेद बंदर ने गिरते पेड़ों की दिशा नहीं चुनी होती तो उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया जाता और पूरी तरह से घेर लिया जाता। लानत है, हमने इस बंदर को फिर से भागने दिया। एक और असफल घेरे के बाद एक सच्चा उत्तराधिकारी धीमी आवाज में कोसने में मदद नहीं कर सका। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, यह बंदर बहुत चालाक है, यह हमें मंडलियों में ले जाता रहता है। हम लगभग कुछ बार स्पिरिट बीस्ट के क्षेत्र में बह गए।